एपिसोड शूटिंग देखते हैं। चैंगली को पता चल चुका है पूरे किन्नी माउंटेन के अंदर जितने माउंटेन बैंडिट्स है इस टाइम पर उन सभी का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। सबके पास में बहुत ज्यादा खाने की कमी हो चुकी है। सर्दियों के टाइम पर प्लांटिंग ज्यादा नहीं होती। ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। इसलिए कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है जितने माउंटेन बैंडिट्स अभी जिंदा बचे हैं उनमें से काफी बड़ी सेना चैंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाए। वो टोडली से खाने के पीछे है। वो चैंगली से खाना मांगने की कोशिश करेंगे। इसलिए लूबाई समझाने की कोशिश करता है कि खुद से आगे बढ़कर इन लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा काम है। लेकिन चैंगली को अभी फिलहाल किसी भी अच्छे काम करते कुछ खास ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर उसे दो टास्क शो होते हैं जिसके अंदर उन्हें आसपास जितने बैंडिट्स हैं उन सभी के साथ में कोई डील करनी है और दूसरा टास्क उन लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करनी है। चैंगली अभी फिलहाल इस टास्क को देखता है, कुछ सोचकर इसको अभी के लिए इग्नोर कर देता है और वापस से अपने टोड विलेज पहुंचता है जहाँ पर आराम से वो खाना एंजॉय कर रहा है और कुछ सोच भी रहा है। फिर वो लाइलिन से कहता है मुझे लगता है टाइम हो चुका है यहाँ से चलने का, मुझे लीफ विलेज जाना है। ये कहते चैंगली उठकर अभी के भी वहां से आगे बढ़ने लगता है। लाइलिन कहती है लेकिन आपको इतना जल्दी जाने की जरूरत क्या है, अभी तो आप अभी विलेज के अंदर आए, अभी इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर लीजिए फिर चल जाइएगा। चैंगली कहता है नहीं आराम नहीं किया जा सकता, ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी ही वहां पर जाना पड़ेगा। ये सुनकर लाइलिन पहले तो अपना मुंह फुला लेती है और फिर चैंगली के पास में आकर उसको एक रुमाल देते हुए कहने लगती है अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं लेकिन इसको अपने साथ में ले जाइए, मैंने इसके ऊपर खुद से नक्काशी की है। ये सुनकर चैंगली इस चीज को ले लेता है। उसके चेहरे के ऊपर कुछ का रिएक्शन नहीं होता है। लाइलिन बस उसे देखती रह जाती है। चैंगली वहां से जा चुका है। इसके बाद हम चैंगली को उसके सफर में देखते हैं। इस टाइम पर वो एकदम अकेला है, वो किसी को अपने साथ में लेके नहीं आया। इसकी कुछ देर बाद में चैंगली लीफ विलेज पहुंच जाता है बड़े आराम से। सामने तो पूरा मार्केट है जो ये पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। सर्दियों का असर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। जब चैंगली रेस्टोरेंट के पास में पहुंचता है बाहर की तरफ एक बंदा खड़ा हुआ है। चैंगली से पूछता है स्विंग कहाँ पर है। वो बंदा बताता है कि स्विंग से मिलने के लिए कोई आया हुआ है और वहां पर अंदर साइड बैठा हुआ है। फिर चैंगली इस बंदे को जाने लगता है। उस पर चलता है ये बंदा सू फैमिली से बिलोंग करता है। इसका नाम सू मेलिन है जो कि स्विंग का अंकल है। यहाँ से अब हम इस मीटिंग रूम के अंदर से देखते हैं जहाँ पर सू मोलिन और स्विंग की कुछ बातें चल रही है। सू मोलिन इस टाइम पर अपनी बहुत ही गंदी चाल लेकर यहाँ पर आया होता है। वो कहने लगता है स्विंग मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, तुम गले पे बैठने लगी हो, तुमने अपना चेहरा सबको दिखाना शुरू कर दिया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम इस तरीके सबके सामने नहीं आ सकती, तुम सू फैमिली से बिलोंग करती हो, हमारी इस जगह पर कुछ रेस्पेक्ट है, तुम्हारी ये सब कुछ करने के कारण हमारी रेस्पेक्ट बुरी तरह डाउन होने लगी है जो कि हम किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्विंग कहती है पहली बात तो मेरा चेहरा अभी तक किसी ने देखा नहीं है और दूसरी बात मैं आपसे सू फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे फैमिली से बाहर निकाल दिया था और अब मैं सू फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मोलिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम सू फैमिली का हिस्सा नहीं हो लेकिन ये रेस्टोरेंट तो अभी भी सू फैमिली का हिस्सा है। ये रेस्टोरेंट तुम्हें हमारी फैमिली का मेंबर होने के कारण मिला था लेकिन अब जब तुम हमारी फैमिली के मेंबर नहीं हो तो फिर तुम्हें ये रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। मुझे ये रेस्टोरेंट अभी के अभी वापस आइए, जाओ बाहर निकलो रेस्टोरेंट से। ये सुनकर इस सर्वेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते बोलने लगती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, इस रेस्टोरेंट को हमने बनाया, तुमने केवल एक अजीब खंडर सा कुछ बना के दे दिया था लेकिन इसको रेस्टोरेंट हम बना रहे हैं। इतने टाइम से तो तुमने इसे ऐसे छोड़ रखा था लेकिन अब जब ये अच्छी तरह चलने लगा है तो यहाँ पर उसे मांगने के लिए आ चुके हो, कितने घटिया लोग हो तुम। ये सुनकर मोलिन के साथ बंदा बोलता है ए सर्वेंट तुम अपना मुंह बंद रख, ये फैमिली के बड़े लोग के बीच की बात चल रही है, तू बीच में ना बोले तो तेरे लिए ठीक होगा, तेरी हैसियत नहीं है हमारे बीच में बोलने की। तभी मोलिन कहता है छोड़ जाने दो, उसके अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है, एकदम बदतमीज लड़की है। वैसे भी हम यहाँ पर किसी से बात करने के लिए नहीं आए, ये रेस्टोरेंट हमारा है और हमें ये रेस्टोरेंट दोबारा चाहिए। अगर तुम हमारी सू फैमिली के मेंबर नहीं हो तो तुम्हें ये रेस्टोरेंट खाली करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर दे सकता हूँ, अगर तुम एकदम शांति से रेस्टोरेंट को खाली कर दोगी तो मैं तुम्हें दोबारा से सू फैमिली के मेंबर बना दूंगा और तुम घर चल सकती हो। लेकिन उसके बाद में तुम्हें ऐसा कुछ बेकार काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें एक काम करने नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है तुम जैसे नाजुक लड़के के लिए इतना काम काफी होगा जितना तुमने कर लिया है, अब आराम से घर बैठो। मोलिन इतना कह रहा होता है तो पीछे दोबारा से हो जाती है तुम कितने घटिया इंसान हो। मोलिन कहता है किसकी हरकत है ये, कितने बदतमीज लोग हैं यहाँ पर। एक और बंदा आ गया मेरी बातों बीच में काटने के लिए। इस टाइम में चैंगली यहाँ पर एंट्री होती है। वह बोलने लगता है यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। मोलिन कहता है पहले तुम बताओ तुम कौन हो और इस तरीके से हमारे रेस्टोरेंट के अंदर घुसे कैसे चले आ रहे हो। चैंगली कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रेस्टोरेंट को हमारा कहने की, ये रेस्टोरेंट मेरा है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरे सामने खड़े होकर मेरे रेस्टोरेंट को अपना रेस्टोरेंट कहो। क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बारे में बताऊं जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये कहते चैंगली बहुत ही गुस्से में इन्हें घूर के देख रहा होता है और इसके साथ में ये बंदा जो कि मोलिन के साथ में है वो तुरंत से पहचान जाता है। वो कहता है ये तो चैंगली है। दूसरा बंदा बोलता है क्या कह रहे हो तुम, कौन चैंगली, मैं किसी भी चैंगली को नहीं जानता। साथ वाला बंदा बोलता है अपना वो बंद रखिए, जल्दी यहाँ से बाहर निकलिए इससे पहले कि गुस्सा हो जाए, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। जो कहते हैं वो मोलिन को अपने साथ में लेकर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। चैंगली हंसते हुए स्विंग से पूछने लगता है काफी लंबा टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, वैसे क्या हालचाल है। स्विंग यहाँ पर चैंगली तो देख रही होती है काफी रोमांटिक अंदाज में। इसके अगले सेकंड सब कुछ बदल जाता है। उसकी नजर पड़ती है चैंगली के पास में एक रुमाल है, लेकिन चैंगली अक्सर इस तरह की चीज अपने पास में नहीं रखता है तो स्विंग को थोड़ा अजीब सा लगता है। वो तुरंत उसके पास में आकर उस रुमाल को छीन लेती है और उसे देखने लगती है।
इस नीचे की साइड में नक्काशी की गई है और साथ में कुछ लिखा हुआ भी है। ये देखो जब चेंगली को लेने लगता है उसके ऊपर खतरा आने वाला है, वो तुरंत बात बदलता है। वो कहता है नहीं ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, असल में तुम्हें मैं किसी तरीके से उसको सरप्राइज देना चाहता था और तुमने तो उससे पहले उसे पकड़ लिया। देखो ये सही नहीं है, जब तक मैं तुम्हें कोई गिफ्ट ना दूं तब तक तुम्हें उसे मुझसे छीनना नहीं चाहिए। जी कहते हुए चेंगली आंखों में सब दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ पूरी तरह झूठ है। इस बार तो इस बात को सेवेंटी पहचान चुकी है। वो कहने लगती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। चेंगली अपनी आंखें फेर लेता है। सुइंग कहती है चलो अब ये बताओ तुम यहाँ पर आए क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम केवल मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए आए हो। चेंगली बोलता है वैसे तो आया तो मिलने के लिए ही हूँ, लेकिन दूसरा कारण भी है, मेरे को तुमसे थोड़ा बहुत ग्रेन खरीदना है। सुइंग बोलती है बस इतनी सी बात, केवल अनाज खरीदने के लिए तुम यहाँ पर इतनी दूर आए हो, वो भी खुद से, तुम किसी को भी बेच सकते थे। चेंगली कहता है ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी आंखों के सामने मैंने बहुत सारे लोगों को भूखा मरता हुआ देखा है और अब मैं इसे और भी ज्यादा देर तक देख ही नहीं सकता, मैं बैठा नहीं रह सकता, मुझे काम खुद करना पड़ेगा। सुइंग बोलती है लेकिन ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, अभी फिलहाल तो हमारे पास में भी इतना अनाज नहीं है कि तुम्हें दिया जा सके। चेंगली कहता है क्या कह रही हो तुम, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में बहुत उम्मीद से आया हूँ। सुइंग कहती है तो उस उम्मीद करे क्या, जब हमारे पास में अनाज है ही नहीं तो कैसे दे दे? मेरे पास तो क्या पूरी सिटी के अंदर कहीं भी अनाज नहीं है, अगर अब तुम ढूंढने जाओगे तो पूरे योजो प्रोविंस के अंदर भी तुम्हें कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। इस टाइम पर अनाज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अगर तुम बहुत ज्यादा अमीर भी हो तो भी तुम इसे खरीद नहीं सकते। चिंगली कहता है तो फिर मैं अपने माउंटेन बैंडिट तरीके से इस काम को अंजाम दूंगा, मैं क्या उन्हें चुरा सकता हूँ? स्विंग बोलती है क्या कह रहे हो तुम, हजारों किलो अनाज चुराना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, अनाज के ऊपर इस टाइम पर बहुत ज्यादा पहरेदारी की जा रही है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। चिंगली कहता है कि सच में इस काम किसी हालत में नहीं किया जा सकता? स्विंग बोलती है नहीं किया जा सकता, अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हें केवल सलाह दे सकती हूँ, तुम्हें पूरी सिटी के अंदर, पूरे पवेलियन के अंदर, इनफैक्ट इस पूरे एम्पायर के अंदर भी कहीं भी अनाज नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये एम्पायर बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन अगर तुम साउथ की तरफ जाओगे तो उस साइड में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एम्पायर्स हैं जिनके पास बहुत सारा अनाज है, अगर तुम उनके साथ में किस तरह कोई डील कर लेते हो, उनको अपना पेपर बेचकर, तुम्हारे पास जो मिर्ची है उसको बेचकर उनसे अनाज लेने की कोशिश करते हो तो जरूर से वो तुम्हारे साथ डील करेंगे, क्योंकि उनके पास में काफी सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। यहाँ से साउथ में योंगजाओ है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जगह फूड बास्केट की तरह है जहाँ पर सबसे ज्यादा अनाज उगता है, अगर तुम यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें काफी सारा अनाज मिल जाने वाला है, इनमें सभी लोगों के पास में काफी सारा अनाज होगा। चेंगली कहता है वैसे ये जगह है कितनी दूर? स्विंग कहती है बहुत ज्यादा दूर है, तुम्हें पहले हमारे पूरे एम्पायर को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर एक और एम्पायर को और फिर एक और एम्पायर को, उसके बाद में तुम योंगजाओ पहुंचोगे। अगर तुम घोड़ों से जाते हो तो तुम्हें कम से कम 5 से 6 महीने लगने वाले हैं। चिंगली कहता है क्या कह रही हो तुम, 5-6 महीने? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतने टाइम में तो हमारा पूरा क्यूनी माउंटेन पूरे खाली हो जाएगा, सबके सब भूखे मर जाएंगे। सुइंग कहती है वहां पहुंचने का एक और अच्छा तरीका है, तुम समुद्र के रास्ते का यूज कर सकते हो, अगर तुम उस रास्ते से जाओगे तो 15 दिन लगेंगे तुम्हें पूरा राउंड ट्रिप करने में। घोड़ों से जाने में तुम्हें बहुत लंबा चक्कर घूम भी जाना पड़ता है, लेकिन समुद्र से तुम सीधे पहुंच सकते हो। चिंगली कहता है कि सच में समुद्र से रास्ता इतना ज्यादा फास्ट हो सकता है, केवल 15 दिन लगेंगे। स्विंग बोलती है ये 15 दिन तुम्हें तब लगेंगे जब सब कुछ एकदम स्टेबल होगा, लेकिन समुद्र हमेशा स्टेबल नहीं रहता है, उसके अंदर कई बार कुछ ना कुछ तूफान आते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर तुम्हें काफी सारे बैंडिट्स भी मिलेंगे, वो भी तुम पर अटैक कर सकते हैं, तुम्हें उनका भी सामना करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा न जाने किस किस तरह की दिक्कत है तुम्हारे सामने उस समुद्र के अंदर आने वाली है, तो 15 दिन तो तुम्हें मिनिमम लगेंगे, उसके ऊपर जो लग सकता है वो तो लगेगा ही। चिंगली कहता है यानी इसका मतलब हम केवल 2 चीजें कर सकते हैं, फर्स्ट रास्ते में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो टाइम बहुत ज्यादा है, दूसरा रास्ता बहुत फास्ट है लेकिन बहुत खतरा है, लेकिन इस खतरे को उठाना पड़ेगा। तो सुइंग क्या तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, मेरे लिए एक बड़ी सी बोट तैयार करा दो, और उसके लिए तुम्हारे पास में केवल 1 दिन है, एक रात के अंदर पूरी बोट तैयार हो जानी चाहिए, मुझे कल तक बोट चाहिए। जेके तो चेंगली उठकर जाने लगता है। स्विंग कहती है तो फिर क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम कुछ और दिन यहाँ पर नहीं रुकोगे, अभी इतनी जल्दी आना जरूरी है? चेंगली बोलता है हाँ बहुत जरूरी है, मेरी आंखों के सामने बहुत सारे लोग मर रहे हैं और हर एक दिन और भी लोग मरते जाएंगे, मेरा थोड़ा सा आराम किसी और की जान ले सकता है। यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है, हम फ्लैंक विलेजेस में देखते हैं जहाँ पर खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है, काफी सारे लोग जहाँ जीने बैठे हुए हैं, इनको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। इनमें से एक बंदा बोलता है कि सच में हमारे से बिल्कुल भी खाना नहीं है, कुछ तो होगा खाने के लिए, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। दूसरा बंदा बोलता है लेकिन कुछ खाने के लिए है ही नहीं, पूरा फ्लैंक विलेज पूरी तरह खाली हो चुका है, हमें इंतजार करना पड़ेगा सर्दियों खत्म होने का। पहला बंदा बोलता है काश हम भी टोड विलेज के अंदर होते, हमने उस विलेज ज्वाइन कर लिया होता तो हमारे पास में खाने के लिए काफी कुछ होता, इस तरीके से भूखा नहीं मरना पड़ता, इस तरीके से सर्दियां खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, हमारे पास काफी सारे कुछ खाने को होता। इन्हीं सारी बातों को सारे लोग रिपीट कर रहे होते हैं, इनके लीडर गोफी ये सब कुछ बैठे बैठे सुन रहा होता है और उसको काफी बुरा सा लग रहा है, काफी गुस्सा भी आ रहा है कि वो कितना लाचार है, अपने लोगों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दे पा रहा, वो खुद भी काफी भूखा है। इसी समय उसका स्ट्रेटेजिस्ट उसके पास में आता है और उससे कहने लगता है मेरे पास में एक तरीका है। गोफी बोलता है तरीके से तुम्हारा क्या मतलब है, कि तुम्हारे पास में कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हमारे लिए खाना लेके आ सके? स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे अलग कुछ है, मैंने अपने कुछ लोगों को टोड विलेज के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और अभी हाल ही में बस खबर आई है कि उनके पास में काफी कुछ खाने के लिए है, उनके पास में थाउजेंड्स ऑफ अनाज है जो कि उनके पास में ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब उनकी सर्दियां आराम से गुजर सकती है, उससे भी ज्यादा है उनके पास। गूफी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम उनके पास में जाकर उनसे वो चीज चुरा सकते हैं या फिर उनसे मांग सकते हैं? स्ट्रेटेजिस्ट कहता है नहीं ये दोनों तरह के काम नहीं करने वाले, वो बहुत ब्रूटल है, मांगने से कुछ नहीं देंगे और हम चोरी कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने एक बड़ी दीवार बना रखी है, दीवार को क्रॉस नहीं किया जा सकता, उनका डिफेंस कब जब तगड़ा है तो ये तो काम नहीं करेगा। मैंने जो
जो सोचा है वो उससे एकदम अलग है। अगर यहाँ पर हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और भी यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। हम उनके पूरे जंगल के अंदर, उनके पूरे आसपास के विलेज के अंदर सब जगह पर आग लगा देंगे। उनकी दीवार उनको आग से तो नहीं बचा पाएगी। गूफी कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, अगर इस तरह से आग लगाई गई तो वो जितना भी अनाज है वो सारा भी जल जाएगा, वो सारे लोग मारे जाएंगे, हम इतना क्रूर नहीं हो सकते। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है हमें क्रूर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मर गए और वो जिंदा रह गए तो ये भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आराम से ऐसी जिंदगी जी रहे हैं और यहाँ पर हम भूखे मर रहे हैं। अगर फ्लैंक टाइगर विलेज के सभी लोग खत्म होना है तो फ्लैंक टाइगर विलेज अकेला खत्म नहीं होगा, बल्कि टोड विलेज को भी खत्म करके खत्म होगा। गूफी को अभी भी स्ट्रेटेजिस्ट की सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है। ये तरीका बहुत घटिया है। तभी कहीं से एक आवाज आती है, एक बहुत अच्छी खबर है। चैंगली जो कि टोड विलेज का लीडर है, उसके पास में एक अच्छी खबर आई है। वो एक बहुत शानदार अनाउंसमेंट सबके सामने करना चाहता है, इसलिए उसने सभी को टोड विलेज बुलाया है। ये सुनकर स्ट्रेटेजिस्ट कहता है अब ये किस तरह का तमाशा है, वो क्या करना चाहता है। गूफी बोलता है मुझे यकीन है वो कुछ न कुछ खास करना चाहता होगा, और अगर सच में कोई गुड न्यूज हुई तो काफी शानदार रहेगा। अभी इस टाइम पर केवल एक ही न्यूज है जो कि गुड हो सकती है, कि वो हमारे लिए खूब सारा अनाज लेके आया है और वो उसे हमें देने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता है, जो कोई बकवास निकलती है, वो केवल हमारे साथ कोई प्रैंक करना चाहता है, तो उसका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हम आपके तरीके को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम उनके पूरे विलेज को आग लगा देंगे, चाहे ये तरीका कितना ही ब्रूटल हो, मैं इसके लिए भी तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि चैंगली की जगह पर काफी रेस्पेक्ट हो चुकी है, क्योंकि इकलौता वही इंसान है जिसके पास में खाना है। इसलिए उसकी बात सुनकर सबके सब यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन सब बहुत गुस्से में, इन सभी ने अपनी तलवारें अपने साथ में ली हुई है और अपने काफी सारे लोग यहाँ पे लेके आए हुए हैं। इनमें से कुछ चिल्लाते बोलने लगते हैं चैंगली जल्दी से बाहर आओ, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गोफी भी यहाँ पर होता है अपने स्ट्रेटेजी के साथ में, वो इस जगह पर आया है। जब तक चैंगली यहाँ पर नहीं आता वो इन लोगों से पूछने लगता है वैसे तुम लोग कैसे हाल है, कि तुम्हारे पास प्रॉपर खाना है, वैसे तुम लोगों को पता है ये चैंगली किस अनाउंसमेंट करने वाला है। दूसरा बंदा बोलता है मुझे तो लग रहा है ये सब कुछ कोई प्रैंक है, वो केवल हमारा टाइम वेस्ट करना चाहता है और वो ये दिखाना चाहता है कि उनके पास में खाना है और हमारे पास में नहीं है, वो हमें जलाना चाहता है। अगर सच में ऐसा है तुम सबके सब साथ में मिलकर अभी इस टोड विलेज को प्रोटेक्ट करके इसे खत्म कर देंगे। इसी समय एक दूसरा बैंडिट बोलता है देखो वहां देखो, टोड विलेज के गेट खुल रहे हैं। टोड विलेज के गेट खुलते हैं और उसके अंदर से पहले दो बंदे बाहर निकलते हैं। ये गुफी बाव और ये वुल्फ लेडी है, जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा खुश है। इनके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है कि इनको अभी अभी जेल से छोड़ा गया है। अपने भाई को देखकर गुफी बोलने लगता है मेरे भाई तुम कैसे हो, इन टोड विलेज के लोगों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया। गुफी बाव बोलता है नहीं बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा कि आप सोच रहे हैं। आप मेरी तो देखिए मेरा वेट कितना गेन हो चुका है। इन्होंने काफी अच्छी तरीके से मेरी मेहमान नवाजी की, मेरे को काफी कुछ खाने को दिया। वैसे मैं देख सकता हूँ आपके हालात बाहर रहते हुए कुछ खास अच्छे नहीं थे, आपका वजन काफी कम हो गया है। ये कहते गुफी बाव बाकी लोगों के पास में आकर उनसे बताने लगता है कि उसे किस तरीके से टोड विलेज से अच्छा ट्रीट किया गया। इस टाइम पर गुफी सोचने लगता है ये जेल के अंदर भी इतने मजे कर रहा था और मैं जब बाहर था तब मेरे को भूखा रहना पड़ा, ये सब कुछ झेलना पड़ा, ये सब क्या हो रहा है। क्या सच में टोड विलेज के पास इतना कुछ खाने का है कि उसके अंदर जेल के अंदर रहने के लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे। इसी समय चैंगली की आवाज आती है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ ध्यान दो। चैंगली अकेला बाहर आ चुका है, उसके साथ बाकी सारे लोग वापस अंदर जा चुके हैं। वो इन लोगों से आगे बोलता है तो क्या मैं अपनी अनाउंसमेंट शुरू कर सकता हूँ। गुफी बोलता है हाँ जल्दी बताओ क्या अनाउंसमेंट है। चैंगली कहता है मेरी अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं चाहता हूँ अपने टोड विलेज के अंदर मैं जितने भी अनाज रखा हुआ है वो मैं तुम सभी के साथ में शेयर करूंगा। तुम सभी को प्रॉपर अनाज मिलेगा और अब कोई भी भूखा नहीं मरेगा। चैंगली के इतने के साथ में पहले कुछ सेकंड के लिए तो एकदम खामोशी छा जाती है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि चैंगली इस तरीके से अपना अनाज बांटने के लिए तैयार हो जाएगा। वो सबके सब कहने लगता है तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, क्या सच में तुम इतने उदार हो, तुम ये करने के लिए तैयार हो, तुम अपने पास से जितना भी अनाज है उस हमारे साथ में शेयर करोगे। गूफी को इस सबके अंदर गड़बड़ लग रही होती है, वो चैंगली से पूछता है तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। चैंगली कहता है शायद इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सोचता है मत, मैं अपनी अच्छाई के चक्कर में इतना बड़ा स्टेप तो नहीं उठाऊंगा। मैं अब तुम लोगों के सामने एक बात तो क्लियर कर देता हूँ, मेरे को कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ ऐसे वॉलंटियर्स जो काफी ताकतवर हो। मैं उन सभी को अपने साथ में एक बहुत बड़े मिशन पे लेके जाने वाला हूँ, जिसमें हमें काफी सारा खाना मिलेगा और उस खाने को दोबारा से हम टोड विलेज में लेके आएंगे ताकि हमें से कोई भूखा ना मरे। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप में से कुछ लोग मेरे साथ में शामिल हो सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। इसलिए आप लोगों के विलेज के अंदर जितने भी ताकतवर लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी काबिलियत बहुत ज्यादा है, वो बिल्कुल भी छुपने की कोशिश ना करें, वो खुद से आगे आए, अपने आप को साबित करें। हमारे टोड विलेज के अंदर बिल्कुल भी किसी तरह की खाने की कमी नहीं है। और ये बात आप गोफी बाव और इस वुल्फ लेडी से पूछ सकते हैं। दोनों की हालत देख लीजिए कितनी शानदार है, दोनों को अच्छी तरीके से भरपेट खाना दिया गया है। और सेम इसी तरीके से हम उस हर एक वॉलंटियर को ट्रीट करेंगे जो कि हमारे साथ में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए आप जल्दी से जाइए और खुद को तैयार कीजिए, अपना सारा सामान बांध लीजिए। ये मिशन काफी लंबा होने वाला है, जिसके अंदर हमें काफी फायदा होगा और ये मिशन कल ही शुरू होगा। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग कल मुझे दोबारा से यहाँ पर आके मिले। इसी के साथ ही चैंगली की अब एक पूरी टीम बन जाती है। चैंगली ने अपनी टीम के अंदर पहले तो खुद को, फिर जीलोंग, ज़ैंगफी, सेंगजी और इसके अलावा एक छोटे से ग्रुप जो कि लियो फैमिली से बिलोंग करता है उसको भी शामिल किया है। इसके अलावा बचे बाकी सारे लोग टोड विलेज के अंदर रुकने वाले हैं ताकि वो बाकी चीजों के ऊपर नजर रख सके, कोई और बैडेट कोई और हरकत करने की कोशिश कर सकता है। और इसके अलावा चैंगली ने बाकी सबके लिए अपने अनाज के दरवाजे भी खोल दिए हैं, तो वो भी शेयर किया जाएगा। टोड विलेज के अंदर रुके हुए लोग इस चीज के ऊपर नजर रखेंगे और इस काम को एकदम परफेक्टली करने वाले हैं। जब चैंगली यहाँ से निकल रहा होता है तब लाइलिन उसके पास में आती है और उससे कहती है
कि मैं भी आपके साथ में चल सकती हूँ। चेंगली मना करते हुए कहता है नहीं तुम नहीं चल सकती, क्योंकि हम खेलने के लिए नहीं जा रहे, ये मिशन बहुत खतरनाक है और इस बार हमारे सामने एक बहुत बड़ा समुद्र रहने वाला है। हो सकता है कोई समुद्री बैंडिट हम पर अटैक कर दे, काफी खतरनाक तरीके से, बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए तुम मत चलो। लैलिन कहती है लेकिन मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, चाहे कोई भी काम हो मैं वो काम भी कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ में केवल खेलने के लिए हूँ? जब खेलने का टाइम हो तभी आपके साथ में हो सकती हूँ, वरना नहीं। नहीं मैं काम भी कर सकती हूँ। ये सुनकर चैंगली से अपने घोड़े बिठा लेता है और फिर कहता है ठीक है तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें जिद करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही ये काफिला आगे बढ़ता है, सबके सब अपने साथ में कब सा सामान लेकर तेजी से लीफ विलेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इस टाइम पर लैलिन बहुत ज्यादा खुश होती है, वो सोच रही होती है एक और एडवेंचर मेरे मास्टर के साथ में। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लीफ विलेज के इस पोर्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप है, सुइंग ने सब कुछ तैयार करवा दिया है। धीरे धीरे करके शिप के अंदर सारा सामान भी रखा जा रहा है। यहाँ पर ये सर्वेंट भी आई है, लेकिन सुइंग खुद से नहीं आई। इसी समय चैंगली सर्वेंट के पास पहुंचता है और उसे पूछने लगता है वैसे सुइंग कहाँ पर है, क्या तुम्हारी मास्टर भी यहाँ पर आई है? सर्वेंट बोलती है नहीं वो नहीं आई, वो थोड़ी ज्यादा बिजी थी और उसके अलावा वो आपको अलविदा कहने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती। वैसे आपको क्या उनसे कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई मैसेज जो क्या आप उन्हें देना चाहें? चेंगली कहता है वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तुम ऐसा करो तुम भी यहाँ से चले जाओ, जाओ उसके पास में जाओ, उसकी देवड़ी देखभाल करो। यहाँ पर तो वैसे भी काम करने के लिए काफी सारे लोग हैं, वो सारा काम ठीक तरह से कर लेंगे। सर्वेंट बोलती है नहीं, उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक आप चले न जाएं तब तक यहाँ पे रखूं, तब किसी भी तरीके से आपको मदद की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकूं। चेंगली कहता है मैंने कहा ना मदद की जरूरत नहीं है, पहले भी काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, हम सब यहाँ पर सबको संभाल लेंगे। सर्वेंट कहती है हाँ शायद सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहाँ पे मेरी कुछ खास जरूरत है नहीं, मेरे को चलना चाहिए। ये कहने के साथ में सर्वेंट चली जाती है और अब चेंगली के भी इस शिप को रिलीज करने का टाइम हो चुका है। शिप को छोड़ा जाता है और सब के सब अपने समुद्र के सफर की तरफ आगे निकल चुके हैं। ये सफर शुरू होने के साथ में इस सफर के कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे हैं। चेंगली और बाकी सब आगे तो निकल चुके हैं, उससे एक स्क्रीन डैश होती है जिसके ऊपर लिखा है तुमने एक टास्क को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम माउंटेन बैंडिट्स की मदद करना चाहते हो। यहाँ से हम शिप के अंदर सीन देखते हैं। चेंगली सोच रहा होता है मैं तो इनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी मदद कौन करेगा? यहाँ पर जितने माउंटेन बैंडिट्स हैं उन सभी की तबीयत कब ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरे को सोचा ही नहीं था कि ये सारे माउंटेन बैंडिट्स अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी समुद्र के अंदर नहीं आए हैं। माउंटेन में से तो कोई भी इनका सामना नहीं कर सकता, यहाँ पर शेरों की तरह डोलते हैं, लेकिन यहाँ पर समुद्र के अंदर ये पूरी तरह अपाहिज हो चुका है। इनकी हालत इतनी खराब है कि कोई छोटा सा बच्चा भी इनको बुरी तरह से पीट सकता है। चेंगली बाकी को देख देख के कह तो रहा है, लेकिन उसकी खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बाकी सबको लगातार उल्टियां होती जा रही है। इसी तरीके की हलचल सबके अंदर दिखाई दे रही है। वो लेडी चक्कर खा के इधर उधर गिर रही होती है। इसी तरीके से कुछ देखने शाम हो जाती है, सोने का टाइम हो चुका है। चेंगली अपने रूम की तरफ जाता है, तभी एकदम से उसको एक शानदार सीन दिखाई देता है। वहाँ उसके रूम के अंदर पहले से कोई है जिसने बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहने होते हैं, इसके बाल काफी ज्यादा लंबे हैं। चेंगली से पीछे साइड से देखता है और पीछे से देखकर पहचान जाता है। उसे कहने लगता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं तुम यहाँ पर नहीं हो सकती, शायद से मैं कुछ अजीब तरह से बीमार हो चुका हूँ और बीमारी के कारण मेरे को वो दिखाई दे रहा है जो कि मैं देखना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं ये लड़की असल में सुइंग है, जो कि चिल्लाते बोलती है तो क्या तुम मुझे इस तरह से देखना चाहते हो? इसके अगले सेकंड एक चाटे की आवाज आती है। चेंगली गाल के ऊपर चाटे का निशान छप चुका है। चाटा खाने के बाद में हंसते आगे बोलता है वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर समुद्र कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है, तुम पहले भी यहाँ पर आ चुकी हो। वैसे मैंने तुम्हें अपने साथ में चलने के लिए कहा नहीं था, तुम मेरे साथ में क्यों चल रही हो? स्विंग कहती है बस ऐसे ही, मुझे तुम्हारे पर ज्यादा भरोसा नहीं है और इस सब के अंदर मैं तुम्हारी काफी मदद कर सकती हूँ। चेंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे मुझे इस शिप के अंदर पूरा एक दिन हो चुका है, लेकिन मेरी नजर तुम पर अब जाके पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम यहाँ पर सुबह से हो तब तो मेरी नजर तुम्हें पहले पड़ जानी चाहिए थी। स्विंग कहती है असल में मैं जब यहाँ पर एंटर की थी तब मैंने एक लड़की का रूप ले रखा था, मैं जानू तुम्हारे सामने आना चाहती थी, इस तरीके से नहीं। और इसके अलावा मैं तुम माउंटेन बैंडिट्स के बारे में काफी कुछ जानती हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता सफर के अंदर किस तरह जाया जाता है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं कुछ सामान लेके आई हूँ। जो योंगजाओ सिटी है वो बहुत ज्यादा वेल्थ सिटी है, वहाँ पर काफी सारे अमीर लोग रहते हैं, इसलिए उनके सामने तुम इस तरह नहीं जा सकते भिखारियों की तरह। इसलिए सिटी के अंदर एंटर करने से पहले कुछ ढंग के कपड़े पहन लेना। ये कहते अपने पास से एक बड़ा सा कपड़ा बाहर निकालती है जिसके ऊपर काफी तरह नक्काशी वगैरह की गई है। चेंगली इस कपड़े के हाथ लगाता है, ये कपड़ा काफी शानदार है। इस देखकर कहने लगता है इसको बनाने में तो तुमने काफी ज्यादा मेहनत की होगी, जिस बंदे ने इसके ऊपर अपना काम किया है, इसके ऊपर नक्काशी की है, वो सब कुछ करने में उसे कई महीने लगे होंगे। यही सब कुछ तुमने किया है, इतने महीने तुमने इस कपड़े को बनाने में दिए। ये कहते चेंगली स्विंग को थैंक यू कह रहा होता है और स्विंग थोड़ी शर्मा रही होती है। इसी टाइम पर लैलिन की यहाँ पर एंट्री होती है। उसको पता नहीं है कि चेंगली यहाँ पर एक लड़की के साथ में पहले से है। वो चिल्लाते हुए आती है और कहती है चीफ क्या आप यहाँ पर है, मैं अंदर आ सकती हूँ? ये कहते एक छोटी बच्ची की तरह सीधे अंदर घुस जाती है। वैसे तो वो छोटी बच्ची है, काफी ज्यादा एक्साइटेड से होती है और अंदर आते ही उसके अंदर पड़ती है। वहाँ पर स्विंग भी है। स्विंग उस हंसते बोलती है अच्छा तो लैलिन तुम भी यहाँ पर हो, ये तुम्हें भी अपने साथ में लेके आया है। लैलिन इस टाइम पर बहुत चिड़ी हुई है, वो चिढ़ते बोलती है तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ और तुम मुझसे नहीं पूछ सकती कोई भी सवाल, क्योंकि मैं मास्टर चेंगली की सर्वेंट हूँ। वही मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं और वही मुझे कुछ ऑर्डर दे सकते हैं। तुम मुझसे बात ना करो तो ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। स्विंग बोलती है तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, हम दोनों बचपन से काफी अच्छी दोस्त रही हैं। लैलिन कहती है लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मास्टर ये हैं चेंगली और यही वो सब कुछ है जिनको मैं जानती हूँ। अब इनके अलावा मैं और किसी को नहीं जानती। मुझे आपसे या फिर किसी और से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझसे बात ना करें। ये कहते जीते करके लैलिन ने गुस्सा और सुन के स्विंग का गुस्सा दोनों की तरफ काफी ज्यादा बढ़ता जाता है। दोनों दूसरे को घूर के देखने लगती है।
चेंगली सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। समुद्र के बीच में ये दोनों की दोनों इतनी गर्म हो चुकी है, अब तो ये सफर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। चेंगली के इतना कहने के साथ में ही सीधे 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन बाद में हम योंगजाओ सिटी का सीन देखते हैं। ये लोग योंगजाओ सिटी पहुंच चुके हैं। हवा के बहाव के कारण ये सफर कुछ ज्यादा जल्दी हो गया। 5 दिन के अंदर ही सफर तय हो गया है। ये लोग यहाँ पहुंचने के साथ में चेंगली अपना रूप बदल लेता है। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और इसे देखकर उसके साथ के बंदे बोलने लगते हैं, इन कपड़ों के अंदर आप काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी नोबल लग रहे हैं। चेंगली कहता है ये एक काफी नोबल सिटी है, यहाँ पर काफी सारे अमीर लोग हैं, इसलिए हमें इस तरह का बिहेव करना पड़ेगा कि हमसे नोबल कोई भी नहीं है। किसी को भी अपनी असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सबके सब माउंटेन बैंडिट्स है, जाहिल गवार है जो कि जंगलों में रहते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आए उन सभी को बता दो कि यहाँ पर काफी अच्छा बिहेव करना है, काफी नोबल बिहेव करना है। सबको लगना चाहिए कि हमसे ज्यादा नोबल और कोई भी नहीं है। मुझे लगता है अपने साथ जितने बैंडिट्स को मैं लेके आया हूँ उन सभी से कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, लेकिन ये तो देना ही पड़ेगा। चेंगली के इन सारे इंस्ट्रक्शन के साथ में ये शिप पोर्ट की एकदम पास पहुंच जाती है। हम पोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग किसी एक बंदे को धमका रहे होते हैं। वो उससे कहने लगता है तुमने पिछले महीने कब सारा पैसा कमाया था, वो सारा पैसा मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ तुमने जितने पैसा कमाया वो सारा मुझे दे दो, क्योंकि उसके ऊपर मेरा अधिकार है, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर दूसरा बंदा काफी घबरा जाता है। वो उससे कहने लगता है ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने कल ही तो आपको सारे पैसे दे दिए थे, अब दोबारा से पैसे कहाँ से लाऊं, केवल 1 दिन ही कमाई है मेरे पास में, पूरे महीने की नहीं। ये सुनने के साथ में ये लोग अब थोड़ा गुस्सा होने लगता है। उनमें से कहता है हमने जितना कहा उतना करो, हमें पूरे महीने की कमाई चाहिए, तुमने पूरे महीने में जितना भी कमाया वो सारा हमारे सामने ला के रखो, नहीं तो तुम्हें कुछ ठीक नहीं होगा। ये कहने के साथ में ये लोग अब इस आदमी को पीटना शुरू कर देते हैं। उसकी पूरी तलाशी ले जाती है, लेकिन उसके पास में एक भी कॉइन नहीं मिलता। वो अपने मास्टर जिसका नाम लू है उसके बारे में बताने लगता है। लू कहता है क्या बकवास है, कितना गरीब आदमी था ये, इसको फेंक दो यहाँ से कहीं दूर, मेरे को दोबारा से बंदे दिखाई नहीं देना चाहिए। योंगजाओ सिटी को इस तरह गरीबों की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में इस बंदे लू की नजर सामने तो एक शिप पे पड़ती है जो कि अभी भी पोर्ट पर आया है। ये चेंगली का शिप है। इस देखने के साथ में इसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आती है, जाके बोलता है लगता है आज हम बड़ा हाथ मारेंगे, कोई है जो कि पहली बार यहाँ पर आया है। इसी के साथ ही ये बंदा लू अपने पूरे गैंग के साथ में चेंगली की तरफ बढ़ने लगता है। इनको देख के कहने लगता है स्वागत है आप सभी का योंगजाओ सिटी के अंदर। वैसे मुझे आपको देखकर लग रहा है आप यहाँ पहली बार आए, आपको यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए मैं लू जिया खुद से आपके यहाँ के रूल्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला नियम, यहाँ पर एंटर करने के साथ में काओ गैंग को थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स जिसकी मदद से आप यहाँ पर सेफ रहेंगे, यहाँ पर जो चाहे वो खरीद सकते हैं और जो चाहे आप वो बेच सकते हैं, लेकिन बिना हमारी परमिशन के कुछ भी नहीं होता है। आप ना कुछ सामान यहाँ से लेके जा पाएंगे और ना ही आपके शिप पर से कोई भी सामान यहाँ पर नीचे उतर पाएगा, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। इसी टाइम पर स्विंग चेंगली के पास में आती है और उसे बताने लगती है ये काओ गैंग के लोग बहुत ज्यादा घटिया है, इन्होंने पूरे पोर्ट को अपने कब्जे में कर रखा है। इस पोर्ट के ऊपर अगर कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहता है तो इनको काफी सारे पैसे देने पड़ते हैं, तभी वो यहाँ पे बिजनेस करने देते हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ पे कोई भिखारी भीख मांग रहा है तो ये उनसे पैसे मांगता है। भिखारियों को भी अपनी कमाई का कुछ परसेंटेज इनको देना पड़ता है। इस पूरे पोर्ट पर काओ गैंग का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, ऊपर तक के काफी सारे लोग को ही जानते हैं, तो इस वजह से इनकी पहुंच भी काफी अच्छी है। ये सब कुछ सुनने के बाद में सेंगजी एकदम शांति से आगे तो बढ़ता है और उनसे कहता है भाइयों मेरी बात ध्यान सुनिए, हम अभी भी तो यहाँ पर आए, अभी तक तो हमने कुछ खरीदा भी नहीं है, हमें पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, हम आप लोग क्या दे पाएंगे। लूजिया बोलता है तुम्हारी हिम्मत, तुमने मुझे भाई कहा, हम पर इसमें रिलेशन सेटअप करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी नहीं है, तुम केवल एक नौकर हो और मैं हूँ यहाँ का लीडर, इसलिए मेरे साथ कोई रिलेशन सेटअप करने से पहले 2 बार सोच लेना। और इसके अलावा एक और बात, हमारा पूरा सिस्टम तुम ध्यान से सुन सकते हो, तुम जितना भी सामान यहाँ पर लेके आओगे उसका 10% सीधे सीधे हमें देना पड़ेगा, और जितना भी सामान तुम यहाँ से लेके जाओगे उसका भी 10% तुम्हें हमें देना पड़ेगा। ये 10% का रेशियो हमेशा बना रहना चाहिए, अगर ये टूट गया तो तुम्हारे साथ में काफी गलत होगा। सेंजी कहता है क्या कह रहे हो तुम, 10%? ये तो बहुत ज्यादा होता है, इतना टैक्स कोई भी नहीं लेता, ये तो तुम अपनी मनमानी चला रहे हो। इसी समय चेंगली सेंजी को रोकता है और उसे कहता है तुम बताओ तुम लोगों को अगर हम पहले टैक्स नहीं देंगे तो तुम कर ही क्या लोगे। लूजिया बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, हमें टैक्स नहीं देते हो, तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ से हम तुम्हें पोर्ट से आगे भी नहीं बढ़ने देंगे, तुम यहाँ पे कुछ खरीद नहीं सकते और ना ही कुछ बेच सकते हो, पूरे मार्केट के अंदर कोई भी नहीं होगा जो कि तुम्हारे साथ में कोई भी डील करना चाहे। और इसके अलावा इस पोर्ट की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, यहाँ पर जितने भी शिप्स आते हैं हम सभी को चेक करते हैं कि उनके अंदर किसी भी तरह का इलीगल सामान तो नहीं है, और इसके अलावा जितने भी लोग उस पोर्ट के ऊपर है कोई वो माउंटेन बैंडिट तो नहीं जो कि अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं। हो सकता है अगर तुम हमारी बातों को ना मानो तो हम इनमें से कोई भी इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दे और तुम्हें एक काफी लंबे टाइम तक जेल हो जाए। तुम्हें हम माउंटेन बैंडिट बता सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं तुम्हारी शिप के ऊपर कुछ इलीगल सामान था। मुझे नहीं लगता ये बात तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगी कि तुम्हारी शिप पे से कोई इलीगल सामान मिले और तुम्हें लंबे टाइम तक जेल में रखा जाए। चेंगली कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोग ये कर सकते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मेरे पास तो कुछ बहुत खास है जिसको लेने के बाद में उसके बाद में तुम्हारी पूरी जिंदगी कब शानदार हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी सारे कष्ट एकदम दूर हो जाएंगे और तुम हमेशा एक शानदार नशे में रहोगे। इससे शानदार नशा और कुछ भी नहीं है। मतलब तुम इस चीज को एक ट्रेजर कहोगे तो भी गलत नहीं होगा। जिसको लूजियो को भी अच्छा लगता है, उसे लगता है चेंगली उसे कुछ शानदार चीज देने वाला है। वो अपना हाथ जोड़ते आगे बढ़ते हुए बोलता है अब आए ना तुम मेरी बात समझ में, तुम बहुत होशियार हो, मुझे लगा नहीं था तुम इतने से मान जाओगे, मुझे लगा था तुम्हें थोड़ा डोज देना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी बात है तुम्हें समझ में आ गया।
अब जल्दी से वो ट्रेजर मुझे दे दो, तुम्हारे पास में क्या है। चेंगली कहता है थोड़ा और पास आओ और इसको ध्यान से देखो। ये कहते चेंगली एकदम से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और फिर जैसे ही लूजिया उसकी एकदम पास पहुंचता है उसने गर्दन के ऊपर एक अटैक करके तुरंत ही लूजिया को मार देता है। लूजिया गर्दन कट चुकी है, वहां पे चारों तरफ खून ही खून फैल चुका है और पूरी जगह पर एक अजीब सा आवाज फैल चुकी है। लूजिया के साथ जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब काफी घबरा जाते हैं और उसके अलावा चेंगली के साथ जितने भी लोग होते हैं वो भी काफी घबराए हुए हैं। उनमें से कुछ सोचने लगते हैं अभी 1 मिनट पहले इन्होंने हमसे कहा था यहाँ पर एकदम सभ्य बिहेव करना है और अब खुद से एक बंदे को जान से मार दिया। सेंग जी और वुल्फ लेडी की चेहरे के ऊपर भी सेम ऐसे एक्सप्रेशन होता है। चेंगली अपनी स्वord को वापस रखता है और आके बोलता है तो क्या कोई और है जो कि यहाँ पर आके हमसे कुछ लेना चाहे, उसको भी मैं ये सेम चीज दे सकता हूँ। ये भी एक काफी शानदार ट्रेजर है। मेरा नाम प्रिंस ओपा है और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ अपने रूल्स खुद बनाता हूँ, किसी के रूल फिर भी लागू नहीं होते। अब मैं यहाँ आ चुका हूँ तो रूल्स मैं खुद बनाऊंगा और तुम सभी को उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और मैं जब चाहूँ तब उन रूल्स को तोड़ भी सकता हूँ। ये बात तो तुम्हें मेरे कपड़ों की तरफ देख के पता चल जानी चाहिए थी कि मैं कितना शाही इंसान हूँ। इस तरह के कपड़े केवल कुछ शाही लोगों के पास में होते हैं। ये कपड़े मेरे सीधे मेरी वाइफ ने बनाए थे। इन्हें देखकर भी अगर तुम्हें मेरे शाहित्व का एहसास नहीं होता है तो इसका मतलब तुम मौत के लायक हो। शिकित चंगली अपने स्वॉर्ड को वापस से मैन में डालता है। स्विंग कहने लगती है तुम्हारी वाइफ? कौन सी वाइफ? मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। और ऑब्वियसली उसने ये बात बहुत धीरे से कही है लेकिन पूरी सिटी के अंदर बहुत ज्यादा बातें फैल चुकी है। सब जगह पर एक शोर मच चुका है कि किसी ने किसी को मार दिया। लूजिया मारा जा चुका है जो कि काओ गैंग का बिल लीडर था। इस बात से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाराज है, वो लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश है, वो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि आखिरकार काओ गैंग का लीडर मारा गया। अब कुछ तो जो ये हरकतें करते हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद में हम काओ गैंग के इन काफी सारे लोगों को देखते हैं। एक बहुत बड़ी जन तेजी से भागते हुए पोर्ट की तरफ आ रही होती है। ये सीधे यहाँ पहुंचकर चेंगली को वापस से रोक लेते हैं। सामने काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। चेंगली के साथ में इस टाइम में जितने भी लोग हैं उन सभी में से लाइलिन सबसे ज्यादा छोटी है। वो सब कुछ देखकर काफी घबरा जाती है। चेंगली से कहता है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम संभाल ही सकते हैं। इस टाइम पर एक बंदा आगे बढ़ता है और कहने लगता है तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने हमारे लीडर को भी चोट पहुंचाई है, वो ठीक नहीं थी। यहाँ पर हमारे एरिया के अंदर आने के बाद में तुम्हारे साथ में इस तरह से हरकत नहीं कर सकते, ये बहुत गलत था। चैनल कहता है तू है कौन? वो बंदा कहता है बदतमीज, तुमसे तू के बात कर रहा है, या हमारे साथ में रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। मेरा नाम जिया मिंग है और मैं काओ गैंग का सेकंड लीडर हूँ। चेंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम उसके साथ में हो, उस कुत्ते के साथ में, तो यानी किसका मतलब तुम भी एक कुत्ते ही हो। अभी हमें योंगजाओ के अंदर आए हुए अभी कुछ मिनट ही हुए हैं लेकिन हमें यहाँ पर एक बंदे को मारना पड़ा और शायद से मुझे ऐसा लग रहा है दूसरा बंदा भी जल्दी मरने वाला है। ये जगह कितनी ज्यादा वाहियात है, कितनी मनूस है ये। यहाँ पर शायद से कोई भी रूल्स को मानता नहीं है, शायद से यहाँ पर अच्छे रूल्स है नहीं, इनको बनाने की जरूरत है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, सबको सीधा कर दूंगा। चेंगली की ये एक एक बातें इन लोगों को ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है। इनका लीडर बोलता है इनके ऊपर अटैक करो, हमें किसी भी तरीके से अपने लीडर का बदला लेना पड़ेगा, सबके सब आगे बढ़ो। तभी चेंगली बोलता है अच्छा ऐसी बात है। इस टाइम चेंगली के साथ के लोग बोलते हैं अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें संभाल लेंगे। ये कहते हुए ये लोग भी अपने वेपन निकाल लेते हैं। शिप के ऊपर काफी सारे बंदे आ चुके हैं जिनके हाथ में एरोज है और इन्होंने सामने के जितने भी लोग हैं इन सभी के ऊपर अपना एम कर दिया है और साथ में बता दिया है कि यहाँ पर हम इतने भी अपाहिज नहीं कि तुम्हारी सारी बातों को मानना पड़े, तो उन सभी को खत्म करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चेंगली हंसते हुए बोलने लगता है वैसे तो मैं बुद्ध रिलीजन के अंदर कुछ ज्यादा बिलीव करता हूँ, इस वजह से ज्यादा लोगों को मारना नहीं चाहता। इसलिए अगर यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो एकदम शांति से निपट जाए तो भी ठीक होगा। मैं किसी भी तरह की हिंसा के अंदर बिलीव नहीं रखता हूँ। ये सुनकर ये बंदा जिया मिंग वहीं रुक जाता है और इसके अलावा ये थोड़ा सा घबराया हुआ भी है। इसको दिखाई दे रहा है सामने तो कितने सारे लोग हैं और इन सभी ने एक ही एरो अगर फायर किया तो सबके सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो रुक के सोचने लगता है ये बुद्ध रिलीजन से बिलोंग करता है, हिंसा नहीं फैलाना चाहता और अभी अभी इसने एक बंदे को मार दिया, ये तो हिंसा कर चुका है। इसके बाद में वो चेंगली से कुछ कहने की कोशिश करता है तभी चेंगली कहता है एक मिनट रुको, तुम केवल एक कुत्ते हो और तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। मैं प्रिंस ओपा हूं, मेरा एक अलग वर्चस्व है, एक अलग लेवल है, तुम उस लेवल तक नहीं आ सकते और मैं तुम्हारे लेवल तक गिरूंगा नहीं, इसलिए मुझसे बात मत करो। ये कहते चेंगली ने जिया मिंग की एक ऊपर इंसल्ट कर दिया है। जिया मिंग काफी गुस्सा होता है, वो सोचने लगता है इसके अंदर एग्रोरेंस कुछ ज्यादा ही है, ये तो बहुत ही अजीब ढंग से हमसे बात कर रहा है, इतनी बार हमारी बेइज्जती कर चुका है, अब तो उसको जान देना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा हमारी इतनी इंसल्ट के बाद में। लेकिन फिर भी इसका जिस तरह का बिहेवियर है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत शायद ग्लोबल फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से इतना ढंग से बिहेव कर पा रहा है। अभी इससे पंगा लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, पहले सब कुछ जान लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर सकता है, उसके बाद में सबक सिखाएंगे। तभी चेंगली आके बोलता है यहाँ से हम योंगजाओ टावर जा रहे हैं, वहां पर कुछ टाइम के लिए हम आराम करेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक लीडर और है, वो चाहे तो रात को हमसे मिलने के लिए आ सकता है, तुम्हारा मेन मास्टर, मैं अब सीधे उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर जिया मिंग वापस से क्लच जाता है। वो सोचने लगता है ये तुम्हारे मास्टर के बारे में जानता है, हमारे मास्टर को इससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। क्या सच में इसकी इतनी औकात है कि हमारा मास्टर खुद से इससे मिलने के लिए जाए? लेकिन शायद से इसकी औकात इतनी अच्छी हो सकती है, ये अपनी खुद की शिप लेके आया है और इसके अलावा इसकी शिप के ऊपर इतने सारे बॉडीगार्ड्स भी है। इन सभी को देख के लग रहा है ये काफी ताकतवर है। जिस बंदे के पास में इतने ताकतवर बॉडीगार्ड हो वो खुद तो काफी ताकतवर होगा ही। ये सोचकर अपने साथी लोगों से कहता है इन लोगों को जाने दो, कोई भी इन्हें कुछ नहीं करेगा। साथी बंदे बोलते हैं लेकिन लूजिया का क्या, इन लोगों ने उसे मार दिया, हमें बदला लेना पड़ेगा। जिया मिंग कहता है एकदम चुप हो जाओ, सब साइड में हो जाओ। ये कहते हैं सबके सब साइड में जाते हैं।
चेंगली और बाकी सब धीरे धीरे करके शिप से नीचे उतरने लगे और सबके सब इस टावर की तरफ जा रहे हैं। तभी जियामिंग दोबारा चेंगली को रोकता है, उससे पूछने लगता है बताओ तुम हो कौन, अपना नाम तो बता के जाओ एटलीस्ट। चेंगली कहता है मेरा नाम है प्रिंस ओपा, तुम्हारे जानने के लिए मेरा नाम ही काफी है, इससे की बात तुम्हारे मास्टर से होगी। यही कहते हुए चेंगली वहां चला जाता है। इससे जियामिंग के साथ का दूसरा बंदा उससे बोलने लगता है अब तो हमें इसका नाम पता चल चुका है, क्या हम इसको जाने देंगे, क्या कुछ हम कर नहीं सकते इनको रोकने के लिए। जियामिंग बोलता है इसका एटीट्यूड बहुत अलग तरीके का है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अभी फिलहाल इसको जाने दो। और इसी के साथ चेंगली ने इस योंगजाओ सिटी के अंदर भी अपना डर का साम्राज्य बना दिया है। लोग काफी हद तक उससे डरने लगे हैं। यहाँ से अब चेंगली और बाकी सबका असल मायनों में योंगजाओ का सफर शुरू होता है। कुछ लोगों को ये योंगजाओ टावर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इस शिप के ऊपर रुकते हैं ताकि शिप की निगरानी की जा सके। शिपिंग का पर्सनल है। चेंगली अपने साथ है कुछ मेन लोग को योंगजाओ टावर की तरफ लेके जाता है और जहाँ पर जो मेन लोग आता है वो पूरी सिटी के अंदर बिखर जाता है लोगों को ढूंढने के लिए जिनके साथ वो ट्रेड कर सके। जब चेंगली अपने सारे साथियों के साथ में यहाँ पर इस पूरी सिटी के अंदर घूम रहा होता है उसे एहसास होता है कि सच में योंगजाओ सिटी कब शानदार है, यहाँ पर हर तरह का टैलेंट अपने एक्सीलेंट लेवल पर है। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए और यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी के पास में अपनी अपनी काबिलियत का मैक्सिमम लेवल है। यहाँ पर घूमते हुए चेंगली अपने साथियों से बोलने लगता है मैंने सुना है ये जगह जितने पोइट्स होते हैं उन सभी के लिए कविता शानदार है। दुनिया भर के पोइट्स यहाँ पर आते हैं अपनी कविता को सुनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कविता को बहुत पसंद करते हैं। जीलोंग कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पर आर्किटेक्चर और लिटरेचर दोनों की काफी रेस्पेक्ट है, लोग सुनना और देखना दोनों ही पसंद करते हैं। इसी से चेंगली यहाँ के काफी सारे लोगों को देखने लगता है। उसको हर एक बंदे के साथ में एक स्क्रीन भी छोड़ी होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये एक टॉप टेलर है, दूसरा बंदा एक टॉप सेलर, तो तीसरा बंदा एक टॉप वुड कटर। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सबके सब अपने स्किल के एकदम टॉप लेवल तक पहुंच चुके हैं। इन्होंने अपनी स्किल्स को एकदम अच्छी तरह शार्प कर लिया है। वैसे जीलों को यहाँ पर कुछ स्क्रीन शो नहीं हो रही होती है, लेकिन फिर भी जब वो इन लोगों को देखता है उसको कैसे होता है कि इन सभी ने अपने लेवल को एकदम ऊपर तक लेके जाने के लिए, खुद को एक्सीलेंट बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। इसी समय किसी ड्रम की आवाज आती है, लोग एक जगह पहुंचते हैं। यहाँ पर असल में एक फाइट चल रही है, एक रिंग फाइट। कुछ लोगों से पूछने पर चेंगली को पता चलता है यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है वू तेंजी, जो कि जगह सिक्योरिटी इंचार्ज है। उसका आज बर्थडे है, तो उसके बर्थडे के उपलक्ष्य में 10 दिन की एक रिंग सेटअप की गई है जिसके अंदर सिक्योरिटी इंचार्ज के काफी सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एक तरफ हो गए सिक्योरिटी के लोग और दूसरी तरफ हो गए पूरी दुनिया जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सबके सब वो यहाँ पर आकर सिक्योरिटी के लोगों को अपनी तरफ से चैलेंज कर सकते हैं। इस तरीके से सिक्योरिटी कंपनी खुद को एडवर्टाइज कर रही है, सबके लोगों को बता रही है कि उनके जो जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं वो सबसे कितने ताकतवर है, कोई भी उनको हरा नहीं सकता। लेकिन अगर फिर भी कोई और उनको हराने में कामयाब हो जाता है तो उसको एक बड़ा इनाम मिलेगा। इसके अलावा इस फाइट के और भी काफी सारे नियम है, लेकिन चेंगली नियम को छोड़कर सीधे फाइट पर फोकस करता है। एक बंदा एक दूसरे बंदे को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। इनफैक्ट ये सिक्योरिटी इंचार्ज है और दूसरा बंदा जो पिट रहा है वो एक नॉर्मल विलेजर है। सिक्योरिटी इंचार्ज के सामने ये विलेजर कुछ खास देर टिक नहीं पाता। वो इंचार्ज बड़े आराम से उसका हाथ तोड़ देता है और फिर उसे कहने लगता है तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, मेरे सामने शायद से तुम कुछ सेकंड टिक सकते हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इसी के साथ इस बंदे के मुंह से खून निकलता है और ये फाइट यहीं खत्म हो जाती है। इस विलेजर को हराने के बाद में सिक्योरिटी ग्रुप का ये बंदा आगे बढ़ते बोलने लगता है तो क्या कोई और है जो कि मुझसे फाइट करना चाहे? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत है, तुम थोड़े से फाइटर हो तो आगे बढ़ो और मुझसे फाइट करो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है तो जहां पर खड़े हो वहीं खड़े रहना। बेकार है मुझसे फाइट करने की, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें बुरी तरह से पीट दूंगा और तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। बेकार में अपनी इंसल्ट मत कराओ। इस बंदे का इस तरीके से सबके सामने सबको चैलेंज कर देना चेंगली को भी पसंद नहीं आता। सिस्टम लीड बताती है इसका नाम जिन चैन है, ये 45 साल का है और उसको काफी सारी स्किल्स आती है जैसे कि एंगल ग्लो, आयरन लॉक और इसके अलावा भी और भी काफी कुछ। फिर चेंगली जीलोंग से कहता है जीलोंग जरा इसको उसकी औकात दिखाओ, बताओ इसे ये कितना कमजोर है। जीलोंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं भी आगे बढ़ता हूँ। जीलोंग कहते आगे बढ़ रहा होता है तभी जैंग ये बेवड़ा इसको पता नहीं क्या होता है, ये अलग ही जोश में जाता है। ये खुद बिना अपने किसी से ऑर्डर लिए बिना किसी परमिशन मांगे खुद ही रिंग में जाकर चढ़ जाता है और आगे बढ़ते हुए इस बंदे यिनशन से बोलने लगता है तुमने यहाँ पर खड़े हुए सबको चैलेंज करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस तरीके से तुमने अपने बाप को भी चैलेंज कर दिया है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा बाप कैसा होता है और बेटा कैसा। अभी यहाँ पर सबके सामने मैं तुम्हें एक सबक सिखाने वाला हूँ, तुम्हें बताने वाला हूँ कि बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। तभी चेंगली पीछे चिल्ला रहा होता है अभी वहां से नीचे उतरो, तुम फाइट नहीं करोगे। लेकिन चेंगली की कहने का कुछ फायदा है नहीं, ये बंदा रिंग के लिए चढ़ चुका है और अब पीछे नहीं हट सकता। योशन और जैंग दोनों आमने सामने होते हैं। योशन जैंग से बोलने लगता है तुम्हें पता है ना ये एक मार्शल आर्ट फाइट है, कोई गली की फाइट नहीं जिसमें तुम किसी भी तरह से लड़ना शुरू कर दो। तुम्हें ये पता नहीं चाहिए मैं एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ, तुम मेरे समझा दे टिक नहीं सकते, तुम तो इस सिटी से बिलोंग भी नहीं करते और तुम्हें देख के लगता है तुमने आज तक कभी भी कोई ढंग से फाइट नहीं की है। तुम जैसा एक नौसिखिया जो कि फाइट के अंदर इधर उधर हाथ पांव मारता है वो मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जैंग कहता है अच्छा तुम ऐसा लगता है तुम जब मेरे साथ फाइट शुरू करोगे तुम्हें ऐसा हो जाएगा मैं कितना पावरफुल हूँ। जिस पर योशन अपना वेपन उठा लेता है, उसके हाथ में खंटर है। वो आगे बोलता है तो ठीक है
तुम इनमें से जो भी कुछ वेपन पसंद करते हो उनमें से उठा लो, तुम्हें जो वेपन एक्सपर्ट लगता हो वही यूज करना, क्योंकि मेरे साथ फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ये सुनकर ज़ेंग वैसा ही करता है, वो पास में से एक स्पीयर उठा लेता है और स्पीयर उठाने के साथ में फाइट हो जाती है। ये तेजी से योशन की तो भागने लगता है और उसके पास में आकर उस पर जोर से अटैक कर देता है। योशन अपने हंटर से अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसको ऐसा हो चुका है कि ज़ेंग उतना भी कमजोर नहीं जितना कमजोर समझ रहा था। उसके अटैक्स काफी अच्छे हैं। ज़ेंग शुरुआत से इस फाइट के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, वो बिना रुके योशन के अटैक करता जाता है और योशन बड़ी आसानी से साइड में होकर अटैक को डॉज करता जा रहा है। उसके लिए हर अटैक को डॉज करना पिछले बार से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो डॉज कर जा रहा है। इसी तरीके से सबको 2-3 बार तो चलता है। योशन के लिए हर अटैक और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वो सोचने लगता है इसके स्टार्टिंग के 2 अटैक तो मेरे को पता थे कि किस तरह से किए जाते हैं, लेकिन ये तीसरा अटैक जो किसने अभी भी मुझ पे किया ये तो बहुत ही अजीब ढंग से इसने कर दिया। अगर इसके पास में इस तरह की और भी अटैक है तब तो ये मुझसे फाइट में जीत जाएगा। मैं सर को लंबा नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी इसे खत्म करना पड़ेगा कोई अटैक करके। इस टाइम पर चेंगली जीलोंग से बोलने लगता है क्या उसके जीतने का कोई चांसेस है? जीलोंग तुम्हें क्या लगता है इस फाइट में क्या होने वाला है? जीलोंग कहता है मुझे इस फाइट का रिजल्ट पता है। और ये कहते हुए जीलोंग बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी समय ये बेवड़ा ज़ेंगफी दोबारा से योशन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार योशन को मौका मिल चुका है ज़ेंगफी पर अटैक करने का। वो जोर से अपने हंटर को घुमाता है और उसके हाथ को बुरी तरह डैमेज कर देता है। उसके हाथ की रफ्तार थोड़ी स्लो हो चुकी है। योशन को एकदम इसी मौके का इंतजार था और इस मौके को बिल्कुल जान देता। वो ज़ेंगफी के पांव को बुरी तरह जकड़ लेता है और अब तो ज़ेंगफी भाग भी नहीं सकता। जीलोंग सोचने लगता है ये फाइट अब मोड़ ले चुकी है, ज़ेंगफी के लिए इस फाइट के अंदर कमबैक करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। योशन ने उसके फाइट का अंदाजा समझ लिया है और फिर ऐसा होता भी है। इससे पहले कि ज़ेंगफी इस फाइट में कुछ भी कर पाए, योशन अपनी मूव चल देता है। उसके हंटर के पीछे की साइड में एक नाइफ टाइप की चीज लगी हुई है। वो उसी से ज़ेंगफी के अटैक करता है और चिल्लाते हुए कहता है अब तुम मरने वाले हो, इस अटैक के साथ में तुम मारे जाओगे। इसी के साथ में ये अटैक सीधे उसके सर पे होने वाला होता है। तभी कहीं से जीलोंग इस फाइट में कूदता है, वो अपने स्पीयर के साथ जोर से अटैक करता है और अब इसी के साथ में योशन ज़ेंगफी से दूर हट चुका है। जीलोंग आगे बोलता है अब यहाँ से आगे इस फाइट को मैं संभालता हूँ। ज़ेंगफी बहुत अच्छे, तुम्हारी काबिलियत देखकर मैं काफी इंप्रेस हुआ, लेकिन आगे फाइट मुझे संभालने दो। अब ये बंदा अपने अंकल का कमाल देखे तो ज्यादा बढ़िया होगा। जीलोंग की इस तरह की हीरोइक एंट्री के साथ में यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो सब के सब उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। जीलोंग काफी हैंडसम है और इसी के साथ में इन सभी का दिल धड़कने लगा है। इनकी खुशी जीलोंग को देखकर इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। और अब इसी के साथ योशन और जीलोंग की जो फाइट हो जाती है, ज़ेंगफी साइड में हो जाता है। योशन जीलोंग से बोलने लगता है तुम तो और भी ज्यादा यंग हो, वो दूसरा बंदा जो कि भी फाइट करने के लिए आया था वो तुमसे उम्र में ज्यादा था, इस वजह से उसके प्रोटेक्ट करने में मुझे दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम एक बच्चे हो, एक बच्चे को मैं मारना नहीं चाहता। अभी तो यहाँ से लौट जाओ, मैं तुम्हें लौटने की परमिशन देता हूँ। जीलोंग कहता है यानी इसका मतलब अगर तुम मेरे भाई को मार देते तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी, तुम अभी मेरे भाई को जान से मारने वाले थे। योशन बोलता है नहीं, तुम्हारे भाई को मैं जान से मारने वाला नहीं था, मैं केवल उसकी एक आंख पे अटैक करके उसको काना कर देने वाला था ताकि वो केवल थोड़ा सा अंधा हो जाए, उसको जिंदगी भर याद रहे उसने किससे फाइट की थी। जीलोंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम केवल उसकी एक आंख फोड़ना चाहते थे तो भी ठीक है, अब मैं तुम्हारे ऊपर केवल एक अटैक करूंगा और उस एक अटैक से इस फाइट का डिसीजन हो जाएगा। अगर तुम उस एक अटैक के सामने खुद को सर्वाइव कर पाते हो और तुम जिंदा बच जाते हो तो तुम जिंदा रह जाओगे, लेकिन अगर तुम मर गए तो ये फाइट की डेथ समझकर इसको एक्सेप्ट कर लेना। ये कहते जीलोंग अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी बॉडी के आसपास में एक अलग सी एनर्जी दिखाई दे रही है। इसको चेंगली और बाकी सब लोग देख रहे हैं। इसे देखकर ज़ेंगफी चिल्लाते हुए बोलता है इसको माफ मत करना, इसको खत्म कर दो, किसी तरह की दया दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी जीलोंग आगे बोलता है तो फिर क्या तुम तैयार हो? ये मेरा एक बहुत ही लेजेंडरी मूव है। इसके इतना कहने के साथ में जो सिस्टम लेडी होती है वो भी थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेजेंडरी मूव है जहाँ पर सबके सामने इतने छोटे सीन के लिए यूज नहीं होना चाहिए था। चेंगली भी देखकर चौंका हुआ होता है। वो सोचने लगता है ये सच में एक लेजेंडरी बंदा है जो कि मुझे कमांडर की मदद से मिला था। उस कमांडर स्किल की मदद से मुझे अब फाइनली इसकी फुल पावर दिखाई देने वाली है। मैं देखना चाहता हूँ अपनी पावर के साथ में ये क्या कर सकता है। इसी समय जीलोंग आगे बढ़ना शुरू करता है, अपनी स्पीड के साथ में योशन के ऊपर जोर से अटैक करता है। योशन भी अपने हंटर के साथ में एकदम रेडी है इसी भी तरह से अटैक को रोकने के लिए, लेकिन जैसे जैसे जीलोंग के पास जा रहा है योशन को एहसास होने लगा है ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो किसी भी तरीके से इसे रोक नहीं पाएगा। एंड वो चिल्ला कहता है प्लीज वहीं पर रुक जाओ, मुझ पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, मैं हार मानता हूँ। लेकिन योशन के कहने में थोड़ी सी देर हो चुकी है। जीलोंग उसके तपा से पहुंच चुका है, अपने अटैक को रोक नहीं सकता। वो जोर से उसको अटैक करके उसको साइड में पटक देता है। यहाँ पर एक हल्का सा धमाका भी होता है जिसके बाद हम देखते हैं योशन की बॉडी के ऊपर स्पीयर से अटैक नहीं हुआ है, उसकी बॉडी पर किसी तरह कट नहीं है, मतलब जीलोंग ने ये अटैक केवल अपने हाथों से किया। और इस अटैक की पावर को देखने के साथ में जितनी भी लड़कियां इस जगह पर होती है वो तो अब एकदम पागल हो जाती है, सीटियां बजाना शुरू कर देती है और सबके सब जीलोंग को देखकर उसके लिए काफी ज्यादा चिल्ला रही है। इसके बाद में जीलोंग को उसका इनाम दे दिया जाता है। वो आराम से उसे रिंग के अंदर से नीचे उतरता है और आगे बढ़ते हुए चेंगली से बोलने लगता है देखो मैं जीत गया। इसी समय चेंगली और जीलोंग के बीच में काफी सारी लड़कियां जाती है और आकर जीलोंग घेर लेती है। उससे पूछने लगती है बताओ क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स है, कहीं तुम्हारे कोई बच्चे तो नहीं है ना? एक दूसरी लड़की बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी मुलाकात मेरे से अभी अभी हुई है और ये मुझसे शादी करेंगे। यही कहते सही लड़कियां जीलोंग की चिपकना शुरू कर देती है, जबरदस्ती उसे गले पड़ रही है। जीलोंग किसी तरीके से इनको दूर करने की कोशिश करता है लेकिन लड़कियां मान नहीं रही, वो सबके सब उसके ऊपर लिपट जाती है। चेंगली और ज़ेंगफी ये सब कुछ दूर से देख रहे होते हैं। चेंगली धीरे से इनके पास में आता है और कहने लगता है जीलोंग जब तुम्हें किसी तरीके से मेरी मदद चाहिए तो फिर तुम अकेले इनको संभाल लोगे। इसके बाद वो लड़कियों से बोलने लगता है लड़कियों शांत हो जाओ, वो केवल एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के साथ में इस तरह की हरकतें
करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम तो अडल्ट हो, थोड़ा मैच्योर बिहेव करो। लेकिन चेंगली की बातों को यहाँ पर कोई भी सुन नहीं रहा है। वो सारी लड़कियां जीलोंग के ऊपर एकदम टूटी पड़ी हुई है, उसको लगातार कुछ ना कुछ किए जा रही है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके बाद चेंगली भी जीलोंग की और ज्यादा मजे लेने लगता है। उससे कहता है जीलोंग तुम आराम से अपने दोस्तों के साथ में खेलो, बस वो इनाम की राशि जो कि तुमने जीती है वो मुझे दे दो। इसी के साथ में चेंगली के हाथ में वो पोटली लग जाती है जिसके अंदर काफी सारे गोल्ड की चीज है। इन्हीं को उछालते हुए कहने लगता है देखो हमें कितना बड़ा इनाम मिला, अब इसकी मदद से हम यहाँ पर और भी काफी सारी चीजों खरीद सकते हैं, हमारी शॉपिंग और मजेदार होने वाली है। इसके बाद कुछ और देर तक से कुछ चलने के बाद में चेंगली जब थोड़ा मन भर चुका होता है वो देखता है जीलोंग उस भीड़ के अंदर किस तरह से बाहर निकल रहा है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। जीलोंग चेंगली के पास में आता है, उसके चेहरे पर कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं, लड़कियों ने उसको भर भर के किस किया है। चेंगली को ये चीज साफ साफ समझ में आ रही है। वो फिर भी जीलोंग से पूछने लगता है जीलोंग ये क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे के ऊपर इस तरह के निशान कैसे हो गए। जीलोंग कहता है प्लीज मत पूछिए, इससे ज्यादा मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो मैं उसके हाथों से मारा जाता। चेंगली कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे एहसास हो रहा है तुम्हारे साथ में कितना गलत हुआ है, सामूहिक तौर पर तुम्हारे साथ में बहुत गलत चीज हुई है। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। Wanna song baby song by Normax Sound DJ Max yo yo यो मुझे जाकर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। वैसे अभी पीछे से लड़की चिल्ला रही होती है मेरे हीरो जीलोंग यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, तो मेरे साथ में रहो, मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें एक प्रिंस बना के रखूंगी। ये सुनकर तो जीलोंग अपनी रफ्तार और तेज भगा देता है, वो सब तेजी से यहाँ से भागते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद हम सीधे योंगकाओ टावर का सीन देखते हैं। चेंगली भी यहाँ पर पहुंच चुका है। जो इस टावर का इंचार्ज होता है वो चेंगली देख के बोलने लगता है अभी हाल ही में एक डिबेट ऑर्गेनाइज की गई है जो कि कोशी नाम के एक बंदे ने ऑर्गेनाइज किया है। वो बहुत अमीर आदमी है, जो कोई भी इस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और जो कोई भी इस डिबेट में जीतेगा उसे एक अच्छा ट्रेजर मिलने वाला है। आपको भी जरूर से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर इस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको काफी नॉलेज मिलेगी और आप भी अपना प्रभुत्व यहाँ पर साबित कर सकते हैं। जब से मैंने आपको पहली बार देखा है तब से मुझे एहसास हो रहा है कि आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। चेंगली कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं काफी इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन अभी इस टाइम पर थोड़ा सा बिजी हूँ, इस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। आज रात को मेरे पास करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम में से कोई भी सर्वेंट मेरे पास में आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। केवल जब खाना लेके आना हो उस टाइम मेरे पास में आ सकते हो, बाकी इसके अलावा कभी मत आना। ये कितने चेंगली में सरस्वती के साथ में यहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये सर्वेंट बोलता है हाँ बिल्कुल हम समझ गए। इसके बाद हम बाकी लोगों को देखते हैं। लाइलिन और ये व्हाइट वुल्फ ये दोनों भी शॉपिंग के लिए निकली थी। इनको काम दिया गया था कुछ ढंग की चीजें ढूंढनी है, कुछ अच्छे ट्रेडर्स, लेकिन इनका इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इन्होंने अपने मेकअप का सामान ढूंढा है और ये सब कुछ ढूंढ के ये काफी ज्यादा खुश है। ये काम करके इन्होंने बता दिया है ये भले माउंटेन बैंडिट्स है लेकिन लड़कियां उनसे पहले। इस सारे सामानों खरीद कर इनके चेहरे के ऊपर एक अलग ही खुशी होती है। इसके बाद चेंगली गुफी बाओ और सेंगजो को देखता है। ये दोनों भी अपने मजे करके आ रहे होते हैं, दोनों का ध्यान भी ट्रेडिंग के काम पे नहीं था। चेंगली से फ्री होने के तुरंत बाद ये लोग पब में चले गए थे और वहां पे मस्त इन्होंने अपना शो एंजॉय किया है। और अभी इस टाइम पर इन्हें कुछ भी कहने का फायदा है नहीं, इन्होंने भर भर के वाइन पी रखी है। ये तगड़े नशे में। ये देखकर चेंगली खुद अपना सर पकड़ लेता है, सोचने लगता है इनमें से कोई भी अपने काम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है। इनमें से किसी को भी याद नहीं है कि हम यहाँ पर क्यों आए थे। हमें यहाँ से कब सारा सामान खरीदना है, कब सारा अनाज, जिसकी मदद से हम अपने लोगों की मदद कर सके, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये केवल अपने मजे में मस्त है। शायद से यहाँ पर आकर सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मुझे खुद से सारे मर्चेंट्स को ढूंढना पड़ेगा जो कि अनाज को बेचते हो। मुझे पूरा यकीन है थोड़ा सा ढूंढने पर मुझे काफी सारे लोग मिल सकते हैं जो कि मेरे से अनाज की डीलिंग करेंगे। हमें जल्दी से उनके साथ डीलिंग करके तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा, हमारे से बहुत सारा टाइम नहीं है। इसके बाद में यहाँ से चेंगली सीधे अपने रूम में पहुंचता है। लाइलिन वहां पर आती है। चेंगली से पूछने लगता है कि तुमने उस डिबेट के बारे में सुना जो कि यहाँ पर हो रही है, उसके बारे में तुम कुछ पता लगा सकती हो। लाइलिन कहती है उसके बारे में मुझे पहले से पता है, जब डिबेट हो रही थी तो मैं थोड़ा बहुत उसको देख रही थी। मैंने इसके टॉपिक पर पता किया है, मुझे पता चला इस डिबेट के अंदर बहुत सारे अमीर लोग आए हुए हैं। उन सभी ने अपने अमीरों के हिसाब से ही काफी सारे डिबेट के अंदर अपने पॉइंट्स रखे हैं। मेनली जितने पॉइंट्स है वो सारे ट्रेडर्स के हिसाब से है। वो लोग ये बात कर रहे हैं कि वेस्ट के अंदर से जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी काफी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, तो उनके कपड़े यहाँ पे लेके आना चाहिए। और कुछ यहाँ के ऐसे कपड़े हैं जो कि वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ कपड़े वहाँ पे लेके जाना चाहिए। इसी तरह ट्रेडिंग की बातें वहाँ पर चल रही है। और इसके अलावा भी वो कुछ और मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि ट्रेड किए जाने चाहिए। चेंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है, ये टॉपिक तो काफी शानदार है, शायद से मुझे भी इस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। लाइलिन कहती है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। मैं आपके लिए गर्म पानी लेके आई हूँ, इसके अंदर थोड़ी देर पावर रखेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अभी इतना लंबा सफर तय किया है, उसके बाद से हमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। इसी समय सुइंग भी इस जगह पहुंच जाती है, उसके पास में भी गर्म पानी होता है। और यहाँ पर अंदर आने के साथ में जब उसकी नजर पड़ती है कि लाइलिन भी गर्म पानी लेके आई हुई है तो खुद ही सोच जाती है कि यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। चेंगली सुइंग से पूछता है तुम ये गर्म पानी क्यों लेके आई हो। सुइंग कहती है वो मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही थी इसलिए गर्म पानी मैं खुद पी जाऊंगी। तभी लाइलिन उसका मजाक बनाती है, वो उससे कहती है क्या सच में तुम इतना सारा पानी पी सकती हो, सच में तुम्हारा पेट तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना पानी एक बार पी जाती हो।
सुइंग कहती है कि सच में ये कोई जोक था और मुझे इस पर हंसना था। क्या मैं यहाँ पर गलत टाइम पर आई हूँ? लेलिन कहती है हाँ, हमेशा तुम गलत टाइम पर ही आती हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो। वैसे भी काफी लंबे टाइम से हमने साथ में कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद में चेंगली, सेंगजी और सुइंग तीनों यहीं पे बैठकर इन लोग गर्म पानी के अंदर पाँव डाल के बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम करने लगते हैं। इस टाइम पर चेंगली के चेहरे पर तो स्माइल होती है, लेकिन लाइलिन और सुइंग दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही अलग से हैं। वो दोनों एक दूसरे को एक कंपटीशन की तरह देखते हैं। यहाँ पे चेंगली इन लड़कियों के साथ मस्त एंजॉय कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ इसी बिल्डिंग के अंदर एक लिटरेचर सभा बुलाई गई है, जहाँ पर काफी सारे पोइट आए हैं, कुछ सुनने के लिए तो कुछ सुनाने के लिए। एक बंदा अपनी कविता सुना रहा होता है। ये यहाँ पर एक प्राइवेट एरिया में एक लड़की के साथ में इस लड़की को उसकी कविता काफी पसंद आ रही होती है। वो उससे कहती है आप तो एक काफी सुंदर पोइट है। पोइट बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया, वैसे आप भी बहुत सुंदर है। अब ये सुंदर लड़की एक अच्छी कविता को पहचान सकती है। ये सुनकर उस लड़की को भी अच्छा लगता है, वो अपनी तारीफ से खुश हो जाती है। लड़का आगे बोलता है वैसे मैं आपकी इस लिपस्टिक को टेस्ट करके देखना चाहता हूँ कि इसका फ्लेवर कैसा है। और इसी तरीके से इन लोगों के बीच में कुछ गंदी बातें शुरू हो जाती है। ये आदमी इस लड़की के ऊपर पढ़ने लगता है, वो उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लड़की भी इस टाइम पर काफी खुश होती है। इन दोनों के बीच में एकदम सीन सेटअप होने वाला है, तो ये बाहर से एक हल्की सी आवाज आ जाती है। ये बंदा बाहर तो देखता है, बाहर की तरफ से दो बंदे हैं जो कि अंदर तो झांक रहे हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि गूफी बाओ और जैंग है, जो कि वहां से झांकते हुए इस पूरी सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखकर पोइट बोलता है ए तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये प्राइवेट एरिया है। जैंग बोलता है मैंने सुना है यहाँ पर जितने भी लोग आए वो सबके सब पोइट है, और आप अभी इस पोइट की तारीफ कर रही थी क्योंकि इसकी कविता बहुत शानदार है, लेकिन हम तो इससे भी अच्छी कविता लिख सकते हैं। हमारी कविता की नॉलेज इसकी नॉलेज से कहीं ज्यादा ऊपर है। इसी समय गुफी बहुत थोड़ा चढ़ जाता है, वही मजे लेने की कोशिश करता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, मेरा ये दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारी नॉलेज काफी शानदार है। अगर एक बार आपने हमारी कविता सुन ली तो आप खुशी के मारे पूरी तरह से पागल हो जाएंगी। इन दोनों का ये सब कुछ कहना इस पोइट को अपनी इंसल्ट की तरह लगता है। वो सोचने लगता है ये दोनों यहाँ पर क्यों आए? एकदम रंग में इन्होंने बंग डाल दिया है, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे चुनौती दी है। इन्होंने यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की है, मेरी कविता को एकदम बेकार बोला है, तो फिर ठीक है, इनकी चुनौती को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखते हैं इनकी कविता के अंदर कितना दम है। इसके बाद उन दोनों से पूछने लगता है कि तुमने आज तक कोई कविता पढ़ी भी है? क्या तुम्हें कविता लिखना आता है? तुम्हें कुछ भी लिखना आता है? गुफा बोलता है हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत हम लिखना जानते हैं। ये कहते गुफा के पसीने छूटे होते हैं, उसको लिखना कभी भी नहीं आता, उसने आज तक पैर अपने हाथ में भी नहीं पकड़ा। इसी समय ये लड़की काफी खुश हो रही है। ये खुश तो बोलती है तो फिर ठीक है, आज हमें कुछ और शानदार कविताएं सुनने को मिलेगी। चलो आ जाओ, लिख के बताओ तुम क्या शानदार लिख सकते हो। इसी के साथ में ये लोग यूनिवर्सल एरिया में जाते हैं, जहाँ और बाकी सारे पोइट्स बैठे हुए हैं। गुफी बाओ और जैंग दोनों को बीच में बिठा दिया जाता है। उन दोनों से कहा जाता है कि अपनी कविता लिखे। इन दोनों के सामने एक कागज पड़ा हुआ है जिन पे इन्हें अपनी कविता लिखनी है। यहाँ पर जितने पोइट्स है वो सबके सब इन्हीं की तरफ घूरे जा रहे हैं, और ये सब कुछ देख देख के जैंगफी और गुफी बाओ दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इन दोनों ने अपनी जिंदगी में कई पेन अपने हाथ में नहीं पकड़ा। अपने सामने की तरफ ऐसे कागज और कलम देखकर दोनों की घबराहट काफी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग उनको इस तरह से घूर रहे हैं, अब ये कुछ मना नहीं कर सकते। गुफा किस तरीके से अपने कांपते हुए हाथों के साथ में कलम को उठाता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसे लिखना क्या चाहिए। इनफैक्ट उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो लिखे कैसे। उसके मन में भी अगर कुछ हो तो भी वो लिख नहीं सकता। वो सोचने लगता है अब तो यहाँ पर हमारे जूते पड़ने वाले हैं, ये लोग हमें बुरी तरह से पीटेंगे जब इनको पता चलेगा हम यहाँ पर इनका टाइम वेस्ट कर दिया है, हमें तो लिखना भी नहीं आता। इसी समय ये बेवड़ा जैंग थोड़ी कमान संभालता है, वो आगे बढ़ते बोलता है मुझे माफ कर दीजिए जेंटलमैन, मुझे लगता है हम अपनी कविता लिखकर आप लोग केवल टाइम वेस्ट करेंगे। हमने अपनी कविता को कुछ ज्यादा शानदार समझ लिया है, इस सभा के लिए वो लायक नहीं है। अभी के लिए मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। यही कहते हुए जैंग और गुफी बाओ दुनिया से भागते जाने लगता है। तभी पोइट कहता है एक मिनट रुको, तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम खुद ही तो कह रहे थे तुम्हारी कविता काफी शानदार है, और अब तुम भाग रहे हो। क्या सच में तुम केवल इतने आलसी हो, इतने कमजोर हो, इतनी क्या बड़ी बड़ी फेंक रहे थे? ये इंसल्ट सुनकर जैंग को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहने लगता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भाग नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरे प्रिंस को लेने के लिए जा रहा हूँ। मेरे प्रिंस काफी शानदार है, वो काफी शानदार पोइट है, अगर वो यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम्हें हरा देंगे। उनकी कविता सुनकर तुम्हारे कान खुले खुले रह जाएंगे। ये सुनकर पॉइंट कहता है अच्छा ऐसी बात है, उसकी कविता इतनी शानदार है? जैंग बोलता है हाँ बिल्कुल, उनकी कविता बहुत ज्यादा शानदार है, तुम सुनकर एकदम चौंक जाने वाले हो। पोइट कहता है तो फिर ऐसा करो, तुम्हारे साथ जो दूसरा बंदा है उसको यहीं पे छोड़ दो और तुम अकेले जाओ अपने प्रिंस को लेके आओ। ये कहते हुए गुफी बाओ को उस जगह पर रख लेता है और जैंगफी को जाने की परमिशन मिल जाती है। जैंगफी को लात मार के वहां भगा दिया जाता है। फिर वो भागते हुए प्रिंस के पास में आता है। प्रिंस मतलब चेंगली के पास में, और उसके पास आके कहता है प्रिंस एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, मैं एक बहुत बड़ा काम करके आया हूँ और आपको उसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। चेंगली कहता है पहले बताओ सही हुआ क्या है। जैंगफी पूरा कांड बताता है कि उसने अब तक क्या किया है और किस तरीके से उन लोगों ने गुफी बाओ को पकड़ लिया। यहाँ से हम दोबारा से इस पोइट और गुफी बाओ को देखते हैं। गुफी बाओ इस टाइम पर काफी डरा हुआ होता है, इस टाइम पर काफी सहमा हुआ है कि ये लोग साथ में क्या करेंगे। पोइट से कहने लगता है तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारा वो दोस्त वापस नहीं लौटता है तो मैं तुरंत यहाँ से पकड़कर तुम्हें एक जज के पास में लेके जाऊंगा और वो तुम्हें एक बड़ी सजा देगा, क्योंकि तुम यहाँ पर ऐसे बिना परमिशन घुस आए थे और ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, तुम्हें इसके लिए एक बड़ी सजा मिलने वाली है। गुफी बाओ ये सुन के काफी घबरा रहा होता है। इसी टाइम पर चेंगली की यहाँ पर एंट्री होती है। यहाँ पर आते वो कहने लगता है तो यहाँ पर लिटरेचर सभा लगी हुई है, काफी सारे पोइट यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं भी अपनी काबिलियत साबित कर देता हूँ। मुझसे पहले मेरे 2 लोग यहाँ पर आए थे। ये सुनकर पोइट बोलता है अच्छा तो तुम ही हो वो जिसके बारे में इतनी तारीफ हमने सुनी है,
तुम भी उनके जैसे ही हो, अपनी तारीफ खुद से किए जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ही मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। चेंगली कहता है बस तुम मुझे एक पेन और पेपर लाके दो, उसके बाद तुम्हें कुछ खास दिखाई देने लगेगा। फिर वैसे ही किया जाता है। चेंगली की पेन पेपर ला दिया गया है। पोइट उसे कहने लगता है तुम्हें क्या लिखना आता भी है? चेंगली पेन उठाते हुए बोलता है बस शांत हो जाओ और मुझे लिखने दो। पोइट कहता है तुम्हारी बातों को मानने के लिए मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी शांत होने वाला नहीं हूँ, मैं जो चाहो वो कहूंगा और तुम इस काबिल नहीं कि मुझे कोई भी ऑर्डर दे सको। चेंगली उससे लगता है इस बंदे को जो करना है वो करने दो, वैसे ही मुझे कौन सा पोइट को सोचना है, मुझे बस अपने हिसाब से कुछ भी कविता लिख देनी है। मैंने अपने टाइम के अंदर बहुत सारी कविताएं पढ़ी है, बहुत सारे ऐसे राइटर्स जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर काफी शानदार कविता लिखी, उन कविता को लिखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो कविताएं मैं 1 सेकंड में लिख सकता हूँ, उन्हीं में से कोई भी एक कविता मैं बस यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये लोग खुश हो जाएंगे। चेंगली बिल्कुल वैसे ही करता है और एक शानदार कविता वहां पे लिख देता है, जिस देखने के साथ में उनसे पोइट की आंखें खुली खुली हो जाती है। चेंगली की राइटिंग तो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन उसने जो कविता लिखी है वो काफी ज्यादा शानदार है। सभी पोइट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। चेंगली की ये कविता अभी भी खत्म नहीं हुई है, वो लगातार लिखता जा रहा है और सारे पोइट्स हर एक शब्द जैसे जैसे चेंगली लिखता जा रहा है वैसे वैसे दिखते जाते हैं और हर एक शब्द के साथ में इनके मन के अंदर चेंगली की रेस्पेक्ट होती है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। शुरुआत में ही चौंके हुए थे, अब धीरे धीरे करके इनके चेहरे पर स्माइल आने लगी है। यहाँ पर बैठे हुए किसी भी कवि के लिए इस तरह कविता लिखवाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये कविता लिखने में काफी लंबा टाइम लगता है, लेकिन चेंगली ने तो केवल कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए उसके लिए लिखना बहुत ज्यादा आसान है। चेंगली लगातार काफी देर तक इसे कुछ लिखता जाता है, उसकी हर एक लाइन काफी ज्यादा शानदार है, लोग लगातार उसको देखते जाते हैं। इसमें पोइट उसके पास में आता है और उससे कहता है बस इतना काफी है। चेंगली कहता है इतना काफी से आपका क्या मतलब है? पोइट कहता है इतना काफी से मेरा मतलब है तुमने अपने आप को साबित कर दिया है, तुमने जो स्टार्टिंग में कविता लिखी है उतनी काफी है तुम्हें प्रूफ करने के लिए, ये मानने के लिए कि तुम एक शानदार कविताकार हो। चेंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। ये कहते चेंगली उस पेन को साइड में रखकर वहां जैन लगता है और अब चेंगली के साथ में गूफी बाव और जैंग दोनों जा रहे हैं। पोइट कहता है आपकी कविता कुछ ज्यादा शानदार थी, इसे देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, मुझे पूरा यकीन है कभी न कभी लाइफ में मेरी मुलाकात आपसे दोबारा होगी और मैं जान पाऊंगा आपका नॉलेज और कितनी ज्यादा है। चेंगली इस बात का कुछ जवाब नहीं देता, वो बस शांति से यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ में रात हो जाती है। रात को काओ गैंग के यहाँ पर आने का टाइम हो चुका है और एकदम सही टाइम पर अपने लीडर के साथ में काओ गैंग के लोग इस जगह पहुंच जाते हैं। ये बंदा सन डिलो भी इस जगह पर आया हुआ है अपने साथियों के साथ में। इस जगह पहुंचने के बाद में जब सारे लोग जो कि इस जगह पहले से मौजूद होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं। होटल का मालिक खुद से भागते हुए इसके पास में आता है और उसे कहने लगता है अपने पास जितना भी टैक्स बनता है वो सारा तो मैंने पहले जमा करा दिया है और इसके अलावा सभी ऑर्डर्स को हम फॉलो भी करते हैं, तो फिर आपके यहाँ पर आने का कारण क्या है? सन डिलो के साथ के लोग उसे दूर करते हुए उसे बोलता है तुम्हारा इस सबसे कोई मतलब नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, हम यहाँ पर किसी और के लिए आए। सन डिलो कहता है वैसे क्या तुम पुरते श्योर हो वो बंदा इसी जगह पर है? दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल वो इसी जगह पर है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहीं के किसी रूम के अंदर वो ठहरा हुआ है। सन डिलो कहता है तो फिर ठीक है, जल्दी से मुझे उसके सामने लेके जाओ, मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ। इसके बाद में सन डिलो और चेंगली की मुलाकात होती है, दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। सन डिलो चेंगली से बोलता है मैंने सुना है कि तुम वो इंसान हो जिसने मेरे एक साथी बंदे के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार दिया और हमारी इंसल्ट की। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत तो बहुत कम है, तुम्हारे मसल्स भी कुछ खास अच्छे नहीं है, शायद से तुम बस ऊंची ऊंची फेंक सकते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी खास नहीं। चेंगली कहता है ये सेम बात तो मैं तुमसे भी कह सकता हूँ, तुम केवल एक बूढ़े इंसान हो जिसने एक काओ गैंग को अपने कब्जे में कर रखा है, इसके अलावा तुम्हारी खुद की भी कोई औकात नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर सन डिलो को बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाते कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तो भी साथ वाला बंदा बोलता है मास्टर आपको इससे बात करने की जरूरत नहीं है, आप कहें तो मैं भी इसके ऊपर अटैक करके इसे गर्दन काट देता हूँ। चेंगली कहता है तुम्हारे सारे लोग क्या एक जैसे ही हैं? जब दो लोग बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, इतनी भी इनको तमीज नहीं है, इन सभी को भी मुझे तमीज सिखानी पड़ेगी। इसी तरीके से चेंगली और इन सारे लोग के बीच में सही पता चल रही होती है और धीरे धीरे अग्रेसिव होती जा रही है। इसी टाइम पर हमें सुटले बार्ग सिंह देखते हैं जहाँ पर और भी काफी सारे लोग आए हुए हैं और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने उस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को देखा गया था जिसके अंदर युनशन को बुरते से पीटा था। ये लोग यहाँ पर चेंगली, जीलोंग और जेंग को ढूंढते हुए हैं। इनमें से एक बंदा बोलने लगता है क्या वो तीनों बंदे इसी जगह पर रहते हैं? दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल वो इसी जगह पर है। इसी टाइम पर होटल के अंदर सन डिलो के पास में खबर पहुंच जाती है कि ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तेंजी खुद से यहाँ पर आया है जो कि यहाँ के एक बहुत बड़े सिक्योरिटी ग्रुप का इंचार्ज है जिसने आज एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट रखा था अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में। ये सुनकर सन डिलो बोलता है अच्छा तो उसका बर्थडे है, लेकिन मैं तो उसका दोस्त नहीं हूँ और वो यहाँ पर क्यों आया है? क्या वो मुझसे लड़ना चाहता है? लेकिन मैं तो उसका दुश्मन भी नहीं हूँ, तो फिर यहाँ पर आने का क्या मतलब बनता है? कहीं ऐसा तो नहीं इस बंदे ने खुद को बचाने के लिए उस ग्रुप को यहाँ पर हायर किया हो, लेकिन इससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। काओ गैंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम बड़ी आसानी से इस सिक्योरिटी ग्रुप को संभाल सकते हैं। अगर हमने डिसाइड कर लिया है इसको मारना है तो हम मार के रहेंगे, ये किसी को भी बुलाकर खुद को बचा नहीं सकता। ये सोचते हुए सन डिलो पास की खिड़की पास में आता है, भागते झागते बोलने लगता है तेंजी ये क्या हरकत है, तुम क्या कर रहे हो? तभी तेंजी नीचे से कहता है अच्छा तो सन डिलो तुम भी यहाँ पर हो, क्या तुम यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए आए हो? मेरे को पता चला कि तुम लोगों के साथ में क्या हुआ, लेकिन तुम उसके साथ में कुछ भी कर नहीं सकते हो, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, मेरा और उसका कुछ हिसाब किताब बाकी है। यहाँ पर इस बंदे तेंजी के साथ में ये दूसरा बंदा युनशन भी होता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर काफी सारी पट्टियां बांध रखी है। वो तेंजी से बोलने लगता है मास्टर वो लड़का इसी घर के अंदर रहता है जिसने मेरी इंसल्ट की थी और सबके सामने मुझे हरा दिया था। तेंजी कहता है तुम चिंता मत करो, उन तीनों बंदों को मैं जान से मार दूंगा जो कि तुम्हें वहां पर हराने के लिए आए थे। इसी तरीके से हमारे सिक्योरिटी ग्रुप की इज्जत बचेगी, वरना सब जगह पर हमारी थू थू हो जाने वाली है। तभी सन डिलो कहता है
इससे चिल्लाने का कुछ फायदा नहीं है, हम आराम से बैठ के बात कर लेते हैं कि कौन इस बंदे को मारेगा। इसी के साथ में अब तेंजी को भी अपने को साथ के बंदों के साथ में अंदर बुलाया जाता है और अब यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है कि कौन चेंगली को मारेगा। चेंगली को इन सबसे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, वो एकदम शांति से बोलता है मेरा जूस का गिलास खत्म हो चुका है, इसको कोई रिफिल कर सकता है। ये सुनकर संडिलो और तेंजी एक बार के लिए इसकी तरफ देख रहे हैं कि हम तो इसको यहाँ पर मारने के लिए आए और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने बस एंजॉय कर रहा है। फिर संडिलो तेंजी से बोलने लगता है वैसे ये इंशन के साथ में क्या हुआ, इसको किसने पीटा। तेंजी कहता है इन्हीं लोगों ने, इसने और इसके साथ कुछ 2 बंदों ने उसको पीटा है, अब मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ, इसको मेरे हवाले कर दो, मैं इसको जान से मारना चाहता हूँ, मेरे पास में इसको देने के लिए एक काफी चीज सजा है। संडिलो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने हमारे भी कब से इंसल्ट किया है, तुम्हारे एक बंदे को तो केवल इसने पीटा है लेकिन मेरे एक बंदे को तो इसने जान से मार दिया है, जिसके साथ में इस पूरी जगह पर मेरा आतंक खत्म हो चुका है। तुम्हें तो पता ही होगा मेरे बिजनेस के लिए मेरा डर होना कितना जरूरी है, अगर मैंने इस बंदे को सबके सामने नहीं मारा तो मेरी रेस्पेक्ट वापस से नहीं लौट पाएगी, लोग समझने लगेंगे हम कब्जे तो कमजोर हो चुके हैं और कोई भी हमसे पंगा लेने की कोशिश करेगा। जी आमिंग तुम मुझे बताओ इस तरह के इंसान को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए जिसने हमारे एक साथी बंदे को मारा हो। बोलता है इस तरह के इंसान को तो जान से मार देना चाहिए, यही इसके लिए एकदम सही सजा होगी, और क्योंकि हमें अपनी रेस्पेक्ट भी बढ़ानी है तो उसके बाद में हम इसकी बॉडी को तो काट देंगे और फिर इसको कुत्तों को खिला देंगे, सारी दुनिया के लोग ये सब कुछ होता हुआ देखेंगे और मेरी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, सबके मन में हमारे लिए डर वापस से आ जाएगा। तभी तेंजी बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको सबसे पहले हम सजा देंगे, हमारी रेस्पेक्ट दांव पे लगी हुई है। अब सभी लोग को ऐसा लगा है कि सिक्योरिटी ग्रुप के ज्यादा ताकतवर लोग नहीं है इसलिए वो हमारे पास में नहीं आ रहे, अगर हमने इसको जान से नहीं मारा तो लोग हमें कमजोरी समझते रहेंगे, लेकिन वही अगर हमने इसको मार दिया तो हमें एक अच्छा रेपुटेशन मिलेगा, एक रेपुटेशन बूस्ट, लोग समझने लगेंगे हम काफी ताकतवर है। इसी तरीके से इन दोनों की बहस चल रही होती है कि इन दोनों में से कौन चेंगली को मारेगा और दोनों एक दूसरे को मना कर रहे होते हैं कि वो खुद चेंगली को मारने वाले हैं, दूसरा वाला पीछे हट जाए। तभी चेंगली चिल्लाते बोलता है क्या बकवास है ये के रुक जाओ, अब अगर किसी ने एक शब्द भी कहा तो मैं जानता नहीं हूँ मैं क्या कर जाऊंगा, तुम सभी की हालत कब खराब हो जाने वाली है। ये कहते चेंगली अपनी स्वर्ण निकालकर इन दोनों को पॉइंट करता है। संडिलो कहता है तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या है, तुम अपनी स्वर्ण निकाल ली इसका मतलब तुम हमें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहे हो। ये कहते हैं उसकी नजर इस स्वर्ण की ओर पड़ती है, ये कोई नॉर्मल स्वर्ण नहीं है बल्कि काफी शाही स्वर्ण है जो कि किसी एक स्पेशल बंदे के पास में हो सकती है। चेंगली को भी एक काफी स्पेशल बंदे से मिली थी। इसे देखकर संडिलो थोड़ा घबरा जाता है, वो चेंगली से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल जान सकते हो, मेरा नाम है प्रिंस ओपा। और इस नाम को सुनने के साथ में ही संडिलो बहुत तो घबरा जाता है, वो क्या लगता है क्या सच में तुम एक प्रिंस हो, तुम ही हो प्रिंस ओपा। चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ, जब मेरी मुलाकात तुम्हारे लोगों से सबसे पहली बार हुई थी तभी मैंने उन्हें अपना असली नाम बता दिया था, मेरा नाम प्रिंस ओपा है, तुम तो यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आए थे ना, मेरा नाम सुनने के साथ में तुम बहुत ज्यादा घबरा चुके हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना नहीं चाहते। तभी संडिलो इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है, वो हाथ जोड़ते बोलता है नहीं नहीं आपसे फाइट करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। एक सेकंड में संडिलो के तेवर पूरी तरह बदल जाते हैं, अभी तो वो मस्क को मारने के लिए लड़ रहा था और अब खुद से पीछे हटने वाला है। ये देखो तेंजी उसके साथ बंदे भी काफी घबरा जाता है, वो संडिलो से पूछने लगता है संडिलो अब क्या हुआ, तुमसे पीछे क्यों हट रहे हो। संडिलो धीरे से उसके पास में आता है और उसे कहता है मैं तो तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम भी पीछे हट जाओ, ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, प्रिंस ओपा इस नाम को मैंने पहले भी सुना है, ये बंदा बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम भी पीछे हट जाओ। तेंजी कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन तुम एक ही बात 2 बार क्यों रिपीट कर रहे हो, क्या सच में ये बंदा इतना खतरनाक है। संडिलो कहता है तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें सबको समझाता हूँ कि ये बंदा कितना खतरनाक है। और इसी के साथ में संडिलो और तेंजी अपने साथ के लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। चेंगली इस टाइम पर थोड़ा चौंका हुआ होता है, वो सोचने लगता है ये अचानक से क्या हुआ, ये लोग पीछे कैसे हट गए, इस टाइम पर जी लोग भी इसी जगह पर है। वो चेंगली से बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये लोग पीछे हट गए, मेरे तो लड़ने का बहुत ज्यादा मन हो चुका था और क्या हम इनको ऐसे ऐसे जाने देंगे, ऐसा करते हैं अब हम खुद इनको प्रोटेक्ट करके इन सभी को मार देते हैं। जी सुनकर संडिलो दोबारा से रुकता है और चेंगली से बोलने लगता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपके बारे में मुझे पता चल चुका है कि आप कितने महान है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपकी आइडेंटिटी को बाहर रिवील नहीं करूंगा। आप खुद से अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लोग आपको ज्यादा नहीं जानते, जब तक आप खुद से नहीं बताएंगे तब तक मैं इसके बारे में किसको नहीं बताने वाला हूँ, तो प्लीज मुझ पर अटैक करने की या फिर मुझे मारने की जरूरत नहीं है। जी सुनकर चेंगली अभी भी सोच रहा होता है ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है, कौन प्रिंस ओपा, मैंने तो इनाम ऐसे मन से दे दिया था। संडिलो आगे कहता है इस पूरे क्षेत्र के अंदर मेरा बहुत ज्यादा वर्चस्व है, अगर आपको यहाँ से कुछ भी खरीदना है और इसके अलावा आपको किसी भी तरीके से कोई मदद की जरूरत है तो मैं आपकी सेवा में हमेशा के लिए उपस्थित रहूंगा। आप एक संदेश भेजाइएगा और मैं तुरंत ही आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अब से जब तक आप इस सिटी के अंदर है तब तक के लिए आप मेरे मेहमान है। तो संडिलो अब गुड बाय बोलकर चला जाता है और अब चेंगली इसके प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता और ऑब्वियसली वो तो पहले भी नहीं करने वाला था, बस वो इस टाइम में चौंका हुआ होता है कि सब कुछ हो क्या रहा है, ये लोग उसको क्या समझ गए और क्या समझ के उसको छोड़ के जा रहे हैं। इन सभी लोग के जाने के बाद में जी लोग चेंगली से पूछने लगता है मास्टर ये क्या हुआ, ये लोग आपसे इस तरह से बात क्यों कर रहे थे, क्या सच में ऐसा कुछ बात है जो कि आपने हमें भी नहीं बताई है, आपकी कोई ट्रू आइडेंटिटी है जो कि हम नहीं जानते। चेंगली कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं, मैं तो खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि ये सब कुछ हुआ कैसे। मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब उसने पहली बार मेरी स्वॉर्ड की तरफ देखा था, शायद से इस स्वॉर्ड के अंदर कुछ खास है, इस स्वॉर्ड को देखने के साथ में उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। इसके बाद में हम संडिलो और तेंजी को देखते हैं। तेंजी संडिलो से पूछने लगता है ये सब कुछ क्या था, तुम वहां पर इस तरह से बिहेव कर रहे थे, तुमने वहां पर ऐसा क्या खास देखा जिस तुम इतना घबरा चुके थे, अगर तुम उस टाइम पर बीच में नहीं आते तुम उस बंदे को जान से मार देता, तुम्हारी वजह से वो बंदा बच गया। संडिलो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उस बंदे को नहीं बचाया बल्कि मैंने तुम्हें और मुझे बचाया है,
अगर तुम उसे मार देते तो हम दोनों मारे जाते। तेंजी कहता है क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है, और तुमसे मुझे बचाने के लिए किसने कहा था, मुझे मरना मंजूर है लेकिन इससे भागना मंजूर नहीं है। तुम्हारी बात को मानकर मुझे वहां से निकलना पड़ा। संडिलो कहता है क्या तुम बेवकूफ हो चुके हो, तुम चाहो दोबारा से जाकर उस पर अटैक कर सकते हो, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूं तब तक ऐसा सोचना ही मत। जब किसी इंसान से मैं खुद डर रहा हूँ तो तुम्हें खुद तो समझना चाहिए कि वो बंदा कितना खतरनाक हो सकता है। तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। क्या तुमने एक बार भी उसकी स्वर्ण की तरफ देखा था? तेंजी कहता है उसकी स्वर्ण की तरफ, हाँ थोड़ी सी दिखने में सुंदर थी, लेकिन क्या फायदा, एक स्वर्ण होती है, इस स्वर्ण के ऊपर उसकी धार इंपॉर्टेंट है, वो दिखने में कितनी सुंदर है इससे क्या फर्क पड़ता है, वो एक नॉर्मल सी स्वर्ण ही तो थी। संडिलो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो स्वर्ण बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और जिस किसी के पास में इस तरह की स्वord होती है वो बंदा भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता। तेंजी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, वो बंदा कुछ ज्यादा स्पेशल है। संडिलो बोलता है हाँ वो स्पेशल से भी ज्यादा स्पेशल है, उस स्वॉर्ड के ऊपर एक गॉडली सिंबल था जो एक कब्ज तक खतरनाक वेपन्स के ऊपर ही होता है। इसके बाद में चेंगली का जो स्वॉर्ड है उसकी स्टोरी शुरू होती है। पता चलता है इस स्वॉर्ड को मिंग नाम के एक राजा ने बनवाया था। उसने इस तरह की 14 स्वॉर्ड बनवाई थी, जिनमें से 12 उसने अपने 12 बच्चों को दे दी, और इन 12 बच्चों में से भी एक बच्चा इन सबसे एकदम अलग था। 6 नंबर का प्रिंस, वो किसी भी तरह की लड़ाई के अंदर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, उसको लड़ाइयां पसंद नहीं थी, वो हिंसा से हमेशा दूर रहता था। उसकी केवल एक ही सोच थी, किसी भी तरीके से इस दुनिया के जितने भी नॉलेज है उस सबको इकट्ठा करना। इसके लिए वो एक सफर पर निकल पड़ा। जब उसके फादर को पता चली तो उसने डिसाइड किया अपने बच्चे की इसी ख्वाहिश को ध्यान रखते हुए उसको एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसलिए किंग ने बच्चे को परमिशन दी, और साथ में उसको एक स्पेशल तरह की स्वॉर्ड थी जिसको नाम दिया द कॉमन स्वॉर्ड, क्योंकि उसका बच्चा एक कॉमन तरह की जिंदगी जीना चाहता था, ना कि एक प्रिंस के तरह की। और अब इसी के साथ में एक और बड़ी चीज रिवील होती है। पता चलता है वो बच्चा जिसको कुछ टाइम पहले चेंगली ने किडनैप किया था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, वो असल में एक प्रिंस था। और चेंगली ऐसे उसकी स्वॉर्ड की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ था, वो स्वॉर्ड सच में कब तक खास थी। जहां से हम दूसरे चेंगली को देखते हैं जो कभी भी ऐसा कुछ सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड के अंदर ऐसा खास क्या था जिस जैसे ये लोग इतने डर गए कि सच में ये इतनी स्पेशल हो सकती है। मुझे याद है मुझे ये स्वॉर्ड उस लड़के लैंसिंग ने दी थी। मेरे को तो लगा था ये केवल नॉर्मल सा वेपन है, इसकी पावर लगभग मेरी उस एक्स के बराबर है जिसको मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा हो रहा है इसकी पावर उससे कई ज्यादा है। लोगों के लिए इसका एक अलग तरह का मीनिंग है, इसको मैं लड़ाई में यूज करने के अलावा भी और भी कई तरीके से यूज कर सकता हूँ। लोग इससे डरते हैं, यानी कि इसका मतलब वो लड़का लैंसिंग जिसने मुझे स्वॉर्ड दी थी वो भी कोई नॉर्मल लड़का नहीं था, उसके अंदर भी जरूर से कुछ तो कुछ खास था। असल में लैंसिंग था कौन, ये भला किस तरह कंफ्यूजन है जिसने मेरे दिमाग को पूरी तरह से घेर लिया है, और अब जब तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगी तब तक मेरा दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाएगा। जंगली सब कुछ सोच रहा होता है तब इसे पीछे की साइड से एक आवाज आती है, ये बात सुइंग की है। इसको तो बिल्कुल पता ही नहीं है अभी कुछ टाइम पहले जंगली साथ में क्या हुआ, किस तरीके से 2 बंदे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। वही तो नॉर्मली जंगली के पास में आती है और उसे पूछने लगती है इस टाइम पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें इस टाइम तो सो जाना चाहिए। जंगली सुइंग तो देखता है, सुइंग आई कहती है जब से तुम इस सिटी के अंदर आए हो तब से तुम्हारा बिहेवियर एकदम बदल चुका है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक अलग ही तरह की चिंता है। जंगली कहता है तुम ये कैसे पहचान सकती हो, क्या मेरे चेहरे के ऊपर कोई अजीब सी डट लगी हुई है, क्या पसीने ज्यादा आ रहे हैं, तुमने मेरे बिहेवियर के अंदर ऐसा क्या अलग देखा जिससे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बदल चुका हूँ। स्विंग बोलती है तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट से हो चुके हो। जंगली कहता है एरोगेंट तुम्हारा क्या मतलब है, चलो छोड़ो जाने दो, वैसे मुझे थोड़ी सी प्यास सी लग रही है, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो, हमें चलना चाहिए। इसी समय योंगजाओ टावर का ये चीफ इस जगह पहुंच जाता है। जंगली के पास में आकर उससे कहने लगता है मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जंगली परमिशन देता है। वो बंदा के बोलता है असल में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बारे में उन्हें पता चला और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ना मिले। ये सुनकर जंगली सोचने लगता है जो मैं नहीं चाहता था बिल्कुल वही हो रहा है, अब धीरे धीरे करके मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ती जा रही है, मैं यहाँ पर एकदम हाइट रहना चाहता था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उस सब के बारे में सबको पता चल चुका है। इसके बाद वो इस ओनर से पूछता है वैसे वो है कौन जो कि मुझसे मिलना चाहता है। ओनर कहता है उसका नाम गेंग सेंगजी है जो कि एक मर्चेंट है, उसने आपको ट्रेजर डिबेट में बुलाया जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद जंगली इस जगह पहुंच जाता है। ये काफी शानदार जगह है जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर एक बंदा जो कि काफी देर से जंगली का इंतजार कर रहा था, जंगली को देखते ही बोलने लगता है तो आखिरकार तुम इस जगह पर आ गए प्रिंस ओपा, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुमने जो कुछ भी किया वो तो काफी कमाल का था। उसे सुनने के बाद से मेरे मन में तुमसे मिलने की इच्छा काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, अगर तुम मुझसे मिलने बिना यहाँ चले जाते तो मुझे बहुत बुरा लगता। ये सुनकर जंगली भी एक प्रिंस की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है। वो उससे बोलता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर मैं भी आपसे मिलने मिल पाता तो मुझे भी काफी बुरा लगता, लेकिन क्योंकि मेरे पास में काफी सारे इंपॉर्टेंट काम थे इस वजह से अब तक टाइम नहीं मिला। गेंग कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, आपको एटलीस्ट टाइम तो मिला, आप यहाँ पर आए तो। वैसा को पता है ना इस तरह की डिबेट के अंदर मेनली 3 तरह की चीजें होती है, सबसे पहले नॉलेज, दूसरे नंबर पे आपकी भूख, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर जितने भी लोग आए आप उन सभी को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। मुझे यकीन है इन तीनों चीजों के अंदर आप बहुत अच्छे होंगे, आप यहाँ पर मस्त एंजॉय कीजिए। इससे नोटिस करते हैं जंगली यहाँ पर अकेला नहीं है, वो अपने साथ में सुइंग और लाइलिन दोनों को लेके आया है। जंगली मस्त यहाँ पर खाने को एंजॉय कर रहा होता है, तभी गैंग बोलता है वैसे मुझे पूरा यकीन है आप जहाँ से आए वहां पर तो जरूर से इस तरह का अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, हमारे यहाँ पर जितना भी खाना है वो सारी तरह कविता एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है। जिस उनको जंगली चीज को उठाते हुए बोलने लगता है हाँ बिल्कुल आप काफी ठीक कह रहे हैं, ये चीज काफी स्वादिष्ट है, लेकिन इससे पहले भी मैं इसे खा चुका हूँ इसलिए इतना भी कुछ खास नया नहीं है।
वैसे मेरे पास में काफी कुछ है जो कि आपके लिए काफी खास हो सकता है। इसके बाद वो लाइलिन से कहता है, लाइलिन जरा उसे लेके आओ। और इसी के साथ में लाइलिन के इशारे के साथ में 3-4 सर्वेंट वहां पर अंदर एंटर करते हैं। इनके पास में खाने की कुछ चीज है। चेंगली यहाँ पर मिर्ची से बनने वाले कुछ खास प्रोडक्ट्स को लेके आया है यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने नाम को बढ़ाने के लिए। लाइलिन भी इस खाने को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो एक बाइट खाती है और कुछ से बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, इससे स्वादिष्ट चीज मैंने आज तक कभी भी नहीं खाई। इसी के साथ में इस खाने की खुशबू वहां पर चारों तरफ फैल जाती है। जितने भी लोग यहाँ पर है उन सभी को ये स्मेल आ रही है और सबके सब इसे सुन कर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गैंग खुद से आगे बढ़कर इसे खाने की कोशिश करता है और जैसे सुनते हो ऐसा लगता है ये चीज बहुत ज्यादा तीखी है। वो इसके ऊपर ही अपना बखेड़ा बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, वैसे ये चीज बहुत ज्यादा तीखी है, हम इस तरह की तीखी चीजें कभी भी खाते नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी स्मेल काफी अच्छी है, इसलिए मैं टेस्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से इस खाने को पूरी एंजॉय करने के बाद में गैंग आगे बोलता है, वैसे मैंने सुना है आप यहाँ पर किसी एक स्पेशल चीज के लिए आए, काफी लंबे टाइम से आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल कहता है, हाँ बिल्कुल मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। गैंग कहता है, और वो चीज क्या है, मैं आपकी काफी मदद कर सकता हूँ। चेंगली बोलता है, वैसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कब सारा अनाज, क्या आप उसमें मेरी मदद कर पाएंगे? गैंग कहता है, तो डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। चेंगली कहता है, बहुत सारा, जितना हो सके। अगर नंबर पे काउंट करें तो शायद से मुझे 3 लाख पाउंड गेहूं के आसपास में चाहिए होगा, या फिर आप मुझे किसी भी तरह का अनाज दे सकते हैं, लेकिन वो कम से कम 3 लाख पाउंड तो हो ही, इतना मुझे चाहिए। गैंग बोलता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं किस तरह से कोशिश करके आपके लिए काम 1 हफ्ते में कर सकता हूँ। चेंगली कहता है, लेकिन मेरे पास में 1 हफ्ता नहीं है। गैंग कहता है, तब तो 5 दिन तो लगेंगे। चेंगली कहता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता, मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं है, मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना है। गैंग कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे कम से कम 1 दिन तो दीजिए ही, इससे कम तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने जितना अनाज मांगा है वो तो बहुत ज्यादा होता है, इतने अनाज को इकट्ठा करने में 1 दिन तो लगेगा ही। चेंगली कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं 1 दिन में वेट नहीं कर सकता हूँ, बल्कि इसका मतलब यह है मैं 1 सेकंड में वेट नहीं कर सकता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर अपनी तलाश को कंप्लीट कर लूंगा तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा। ऐसा हो सकता है मेरे को जो चीज चाहिए वो आपके पास हो, लेकिन वो चीज किसी और पास भी हो सकती है। आज रात घूम घूम के मैं सच चीजों को ढूंढने वाला हूँ, अगर किसी और के पास से मेरी जरूरतें पूरी हो जाती है तो मैं तुरंत ही रातों रात यहाँ से निकल जाऊंगा। इसी समय गैंग ताली बजाकर एक छोटा सा इशारा करता है। उसके इशारे को भागे साइड में कुछ सिपाही समझ जाते हैं। वो एक पिंजरे को उस जगह पर लेके आते हैं। चेंगली इस पिंजरे को देख रहा होता है और फिर इसके ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है। पता चलता है इसके अंदर कोई जानवर नहीं है, बल्कि 2 लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं। गैंग आगे बोलता है, इन 2 लड़कियों को अगर मैं अपने खजाने का एक ट्रेजर कहूंगा तो उसमें कोई भी खराबी नहीं होगी। ये 2 लड़की काफी शानदार है और उनकी मदद से मैं हमेशा काफी सारे पैसे कमाने का मौका सोचता रहता हूँ। जल्दी ही मौका मेरे पास में आने वाला है, मैं इन सभी की ट्रैफिकिंग शुरू नहीं करने वाला हूँ, जिसके बाद से मुझे काफी पैसा मिलेगा। जिसको चंगली सोचने लगता है कि तो इनके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये तो बिल्कुल सही नहीं है। मुझे अब एहसास हो रहा है ये बंदा गैंग सेंग जी इतना भी सीधा नहीं है जितना मुझे दिखाई दे रहा था, ये बहुत टेढ़ी चीज है। वैसे इस समय लाइलिन इस लड़की को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो कहने लगती है, देखिए प्रिंस, उस लड़की ने कितने अलग तरह के कपड़े पहन रखे हैं, उसके इन पैरों के अंदर ये क्या अजीब चीज है। ये देखकर चंगली भी काफी चौंक जाता है, क्योंकि सच में इस टाइम के हिसाब से ये चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। इसे शॉकिंग बोलते हैं, जो कि काफी टाइम बाद में इन्वेंट हुई थी। वो इसके बारे में गैंग से पूछने लगता है। गैंग कहता है, ये तो हमारे पास काफी सारी है, तुम जितनी चाहो उतनी लेके जा सकते हो। ये सुनकर चंगली सुइंग को उन कपड़ों के अंदर इमेजिन करने लगता है। इस टाइम पर लाइनिंग और सुइंग दोनों से तो घूर रहे होते हैं। चंगली के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बेकार से हैं। सुइंग पूछती है, ये सब कुछ क्या है, तुम्हारे चेहरे पे इतने गंदे एक्सप्रेशन क्यों है? तभी गैंग आगे बोलता है, तुमने मेरे साथ में 3 लाख पाउंड अनाज की डील की है, तो इसके साथ में मैं इन 2 लड़कियों को तुम्हारे पास में भेज सकता हूँ, लेकिन ये केवल टेम्पररी टाइम के लिए रहेगी। 5 दिन बाद में इनको वापस से मेरे पास से भेज देना। तो क्या तुम चाहते हो? इस डील को सुनने के साथ में सुइंग और लाइलिन दोनों कब तक गुस्सा जाते हैं। दोनों ने अपना मुंह फुला लिया है। चेंगली के मन में इस टाइम कुछ भी चल रहा हो, वो एक बार इन दोनों को देखता है और फिर गैंग से बोलता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसी समय गैंग लाइलिन को कुछ पीने के लिए ऑफर करता है। लाइलिन को पहले से चेंगली ने मना कर रखा है कि कुछ भी पीना नहीं है, इसलिए उसके मन में एक इच्छा तो आती है कि उसको ये सब कुछ पीना है, उसको नशे की आदत है, लेकिन चेंगली कारण वो पीती नहीं है। किसी तरीके से उसने अपनी इच्छा को पूरी तरह दबा दिया है। इस टाइम पर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो किस तरीके से खुद को कंट्रोल कर रही है। चेंगली से पूछने लगता है, ये क्या हुआ? लाइलिन कहती है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। गैंग भी इस बारे में पूछने लगता है, अचानक से बच्चे को क्या हुआ? चेंगली कुछ बहाना बना देता है। इस टाइम बाहर की साइड से एक बंदा आता है और नत्ते बोलने लगता है, बाहर कोई आया है जो कि कोई अपने पास में कोई चीज है जो कि यहाँ पर सेल करना चाहता है, आप कहें तो मैं उसको अंदर लेके आऊं। गैंग कहता है, क्या सच में उसके पास ऐसा कुछ खास है जो कि हम खरीदना चाहें? कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट उसके पास में हो सकता है? दूसरा बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल, लगता तो है उसका कुछ खास है। फिर वो चेंगली से पूछता है, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? चेंगली हाँ कह देता है। इसके बाद में ये सेल्समैन अंदर आता है। इसके हाथ में एक बहुत बड़ी चीज है। अंदर आके वो बोलता है, मेरे फादर जिनकी काफी टाइम पहले डेथ हो चुकी है, उन्होंने मरने से पहले एक बहुत ताकतवर वेपन बनाया था। ये वेपन उन्हीं का है जो कि इतना ताकतवर है कि इसकी मदद से हम किसी को भी खत्म कर सकते हैं। चेंगली कहता है कि सच में ये इतना खास है, एक बार दिखाओ तो सही। वो सेल्समैन उस वेपन के ऊपर से उस कपड़े को उठाता है और फिर कहने लगता है, ये वेपन बहुत ज्यादा खास है। इस वेपन का एक स्पेसिफिक नेम भी है, इसका नाम है सर्पेंट स्पीयर। इसी समय चेंगली को सिस्टम विंडो शो होने लगती है। सिस्टम लेडी से बोलती है, हाँ सच में ये काफी शानदार वेपन है, तुम्हें जरूर से सोचना चाहिए। चेंगली से उठाते हुए बोलता है, हाँ अच्छा वेपन तो है, इसका वजन भी काफी अच्छा है,
वैसे तुमने इसकी रेट क्या बताई थी? सेल्समैन कहता है 100 कॉइंस इतना काफी होगा। ये सुनकर चेंगली से घूरने लगता है और सोचता है ये वेपन तो काफी सस्ते में दे रहा है, शायद इसको पता ही नहीं है इस वेपन की वैल्यू क्या है। इसी समय इस सेल्समैन को लगता है जैसे चेंगली इसे सोच रहा है कि इस वैल्यू बहुत ज्यादा कम है और इस सेल्समैन ने ज्यादा बताई है, तो इसलिए वो डर जाता है और उसे खुद से बोलता है ठीक है आप मेरे को 10 कॉइन भी दे देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन चेंगली अभी भी कुछ नहीं बोलता। ये बंदा दोबारा से कहता है अगर आप मुझे इसके बदले में कुछ भी दे देंगे तो मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं बस इसको किसी भी तरह से बेचना चाहता हूँ। और अब ये सुनने के साथ में चेंगली समझ जाता है ये वेपन इसका नहीं है, इसने जो कुछ भी कहानी सुनाई है वो पूरी तरह से फेक है, इसको कहीं पे पड़ा हुआ मिला है और बस ये किसी भी तरीके से इसको बेचकर कुछ भी कमा लेना चाहता है। तो फिर ठीक है इसको मैं कुछ भी ही दूंगा। और अब इसी के साथ में चेंगली ने इस बंदे को लूट लिया है। इतना महंगा स्पीयर उसने केवल 1 सिल्वर कॉइन के बदले में खरीद लिया है। वो उसको उसकी तरफ फेंक देता है, उससे कहता है एंजॉय करो। वो बंदा भी खुश जाता है, उसको लगता है उसे काफी अच्छी वैल्यू मिल चुकी है। वेपन एकदम बेकार था लेकिन वेपन असल में काफी शानदार है। शायद से इस बंदे गैंग को भी समझ में आ रही होती है। वो चेंगली से बोलता है तुमने काफी अच्छी डील कर ली। चेंगली कहता है नहीं इतनी भी कुछ खास नहीं थी, ऐसी डील तो मैं अक्सर ही करता रहता हूँ, मेरे को एक वेपन की जरूरत थी तो ये हो गया, अच्छा काम आएगा। इसके बाद में यहाँ की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है। ये एक ट्रेजर डिबेट है जहाँ पर अलग अलग जगह से काफी सारे लोग आए हुए हैं अपनी अपनी चीजों को बेचने के लिए। उन सभी के पास में काफी सारे ट्रेजर है और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अपने ट्रेजर की वैल्यू ही नहीं पता। लेकिन फिर भी इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको चेंगली का किसी तरह का इंटरेस्ट हो, इसलिए आगे जो भी सामान आता है वो इनमें से कुछ भी खरीदने की कोशिश भी नहीं करता। इसके बाद में जब भी डिबेट खत्म होती है तो सबके सब दोबारा से अपने रूम में पहुंचते हैं। चेंगली ने ये शानदार स्पेस जैंग को दे दिया है। जैंग से बड़ा खुश होता बोलता है ये वेपन तो कब्जा शानदार है चीफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना शानदार वेपन दिया। ये अब एक अच्छे हाथों में है, मैं इसकी मदद से अपने कब से दुश्मनों को ढेर कर देने वाला हूँ। इसके बाद में अगले दिन सुबह हो जाती है। चेंगली अपने रूम के बाहर बैठा हुआ है, कोई उससे मिलने के लिए आया है। ये सन डिलो है, काओ गैंग का लीडर। जब आने के साथ में चेंगली के सर झुकाने लगता है। इसको अभी भी लगता है कि चेंगली वो स्पेशल प्रिंस है। उसके पास में आकर वो डरते हुए बोलता है क्या आप प्लीज मेरे एक छोटा सा काम कर सकते हैं, ऐसा सिंबल बनाएंगे। चेंगली बिल्कुल ऐसा कर देता है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या है। सन डिलो आगे कहता है मेरे को ये चीज समझ में आ चुकी है, आप यहाँ पर किसी को भी अपना असली नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल चुका है आपका असली नाम क्या है, सिक्स्थ प्रिंस। मैं आपके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। ये सुनकर चेंगली सोचने लगता है ये मेरे बारे में क्या जान गया, इस बारे में तो मुझे खुद को कुछ नहीं पता, ये मुझे सिक्स्थ प्रिंस क्यों कह रहा है, इसका क्या मतलब है। मैं अब इससे कुछ पूछ भी नहीं सकता, अगर मैं पूछूंगा तो उसको मेरे पर शक हो जाएगा, इसलिए जैसे चल रहा है वैसे चलने देता हूँ। ये सोचकर उससे कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह राज रखे हुआ हूँ, मेरे बारे में किसी को बताना मत। संडिलो कहता है हाँ बिल्कुल, अब मेरी तरफ से पूरी तरह निश्चिंत हो सकता है, मैं किसी को भी आपके बारे में बताने वाला नहीं हूँ। इसके बाद में वो रोना शुरू कर देता है। फ्रैंकी बोलता है मेरी लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी उस टाइम पर आप काफी ज्यादा छोटे थे, एक छोटे बच्चे थे, लेकिन इतने से टाइम के अंदर आप इतने बड़े हो गए, इसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। चेंगी सोचने लगता है ये सब कुछ क्या कह रहा है, मुझसे मुलाकात जब मैं छोटा था तब, इसका मतलब क्या है, कैसा हो सकता है कि इसकी मुलाकात सच्ची मुझे पहले कभी हुई हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो सारी इमेजिनेशन जो कुछ मेरी पिछली लाइफ के अंदर हुआ था, मतलब इस बॉडी की लाइफ में हुआ था, वो सब कुछ मुझे याद था, तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। संडिलो कहता है शायद से आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपके फादर को काफी लंबे टाइम जानता हूँ। हमारी और तुम्हारे फादर की दोस्ती पिछले कई सालों से चली आ रही है, जब वो एक किंग थे और जिंदा थे। इसके बाद में पूरा एक फ्लैशबैक शुरू होता है। हम एक अलग स्टोरी देखते हैं 30 साल पहले की, जब एम्परर मिंग यानी कि वो इंसान जिसने स्वॉर्ड बनाई थी, उसके एम्पायर के ऊपर रिंग डायनेस्टी ने अटैक कर दिया था और बहुत बुरी तरीके से एम्पायर की हालत खराब कर दी थी। चारों तरफ आग लग चुकी थी। एम्परर मिंग किस तरीके से अपनी जान को बचा के भागा था, तब उसके साथ में सन डिलो भी था, लेकिन ये केवल कुछ टाइम तक ही रहा। एक और अटैक के बाद में ये दोनों भी दूसरे अलग हो गए, लेकिन किस तरीके से ये वापस से रीयूनाइट हुए। इन्होंने पूरी सेना तैयार की जिसको नाम दिया काओ गैंग, और इस काओ गैंग की मदद से इन्होंने दोबारा से रिंग डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करके उन्हें बुरी तरह खदेड़ दिया। एम्परर मिंग ने अपने काओ गैंग की मदद से पूरे एम्पायर को वापस अपने कब्जे में किया, रिंग डायनेस्टी को पीछे किया, और फिर उसके बाद में जब उन्होंने सब कुछ वापस से नॉर्मल कर चुके थे, अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में उन्होंने वो 14 तलवारें बनवाई। वैसे ये वो टाइम है जब तक इसके बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, जिसका मतलब इसने पहले सोच रखा था ये अपने 14 बच्चे करेगा, लेकिन किए इसने 12 ही, और फिर अपने उन्हीं 12 बच्चों को वो 12 स्वॉर्ड दे दी। 2 तलवारें कायम वो नहीं पता, लेकिन 12 स्वॉर्ड मैटर करती है। उस 12 में से जो 6 नंबर का प्रिंस था उसकी स्वॉर्ड अब चेंगली के पास में। और फिर अब इसी के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हम वापस से सन डिलो को चेंगली के सामने देखते हैं। वो उससे आगे बोलता है वैसे मुझे कहीं से पता चला आप यहाँ पर एक स्पेशल चीज के लिए आए, वैसे आपका यहाँ पर आने का कारण क्या है, क्या कोई बिजनेस टॉपिक है या फिर कुछ और। चेंगली कहता है कुछ बिजनेस टॉपिक ही है, हमें काफी सारा अनाज चाहिए। सिंडिलो पूछता है कितना। चेंगली बोलता है लगभग 3 लाख पाउंड, लेकिन हमारे पास में टाइम की बहुत कमी है, हमें 1 दिन के अंदर चाहिए। सिंडिलो कहता है बस इतनी सी बात। सिंडिलो इस बात को बहुत ही आराम से लेता है। चेंगली चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा इस बात को एकदम आराम से कैसे ले रहा है। मैंने जब गैंग को बताया था वो तो इस काम को करने में कम से कम 5 से 6 दिन मांग रहा था, और ये 1 दिन में भी राजी हो गया। मुझे लग रहा है ये बड़ी बड़ी फेंक रहा है, मुझे कंफर्म कर लेना चाहिए। फिर उसे दोबारा से कहता है कि सच में तुम 1 दिन के अंदर मेरे लिए इतना सारा अनाज इकट्ठा कर सकते हो। सिंडिलो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, मैं काओ गैंग का लीडर हूँ। अगर पूरी काओ गैंग मेरे सपोर्ट में आ जाए तो हम पूरे दिन के अंदर आज के दिन के अंदर ही, कल का दिन शुरू होने से पहले आपके लिए उससे जितना आपको चाहिए होगा आप पूरी तरह सेटिस्फाई होने वाले हैं। चेंगली कहता है कि सच में तुम ऐसा कर सकते हो।
ये कि तो चेंगली अभी भी कभी चौका होता है, उसको इसकी बातें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। सेंडिलो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, और अब जब मैं अभी कोई काम करके दिखाऊंगा उसके बाद मैं अपनी शक्ल को दिखाने वाला हूँ, आपको भरोसा भी तभी होने वाला है। ये कि तो सेंडिलो वहां से चला जाता है और अब इसके बाद में सेंडिलो पूरी योंगजो सिटी को काम पे लगा देता है। अपने काओ गैंग से जितने भी लोग थे उन सभी को इधर उधर कब से लोगों से भेज दिया गया है एक संदेश लेकर कि सेंडिलो चाहता है कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो। सारे मेन लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर सेंडिलो उन सभी से कहता है मुझे किसी भी तरीके से जितना हो सके अनाज उतना इस जगह पर इकट्ठा कराना है और ये जल्दी जल्दी होना चाहिए। सभी लोग काम पे लग जाओ। इस बंदे की तकनीक से पता चलता है इस जगह पर इसका काफी अच्छा नेटवर्क है, सभी लोग इसे काफी रेस्पेक्ट करते हैं और उसके तकनीक के साथ में ही सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना अनाज यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, एक एक दाने को यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। पूरे दिन जितना हो सके उतना अनाज यहाँ पर पोर्ट के पास में इकट्ठा किया जाता है और रात के टाइम पर चोरियां शुरू हो जाती है। जितना हो सके उतना अनाज चुरा चुरा के यहाँ पे लाया जाता है। जब पैसा खत्म हो चुका है तो चोरी इकलौता रास्ता है, इनको बस किसी भी तरीके से अनाज इकट्ठा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तरीका लीगल है या फिर इनलीगल। इस पूरी रात योंगजो सिटी के अंदर कोई भी नहीं सोता, सब लोग लगातार काम करते रहते हैं और जब ये रात बीतती है अगले दिन सुबह चेंगली यहाँ पर चेक करने के लिए आता है कि सब कुछ कैसे चल रहा है और जब वो यहाँ पे पहुंचता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने की तरफ काफी सारे तांगे खड़े हुए हैं और इन सभी के अंदर काफी सारी बोरियां रखी है और इन सभी बोरियों में है काफी सारा अनाज। सेंडिलो ने जैसा कहा था सारा काम बिल्कुल वैसा ही हुआ है, उसने काफी सारे अनाज को केवल एक ही दिन के अंदर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। चेंगली कहता है ये तो काफी ज्यादा है, मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा। सेंडिलो बोलता है हाँ बिल्कुल ये काफी ज्यादा है, जितना आपने कहा था हमने उससे भी ज्यादा इकट्ठा कर दिया है, ये पूरा 5 लाख पाउंड है। वैसे प्रिंस मेरी आपसे एक छोटी सी इच्छा थी, अगर आप और आपकी पूरी फैमिली जितना हो सके थोड़ा सा और टाइम किसी भी तरीके से 3-4 दिन और आप हमारे साथ में यहीं पे रुके, हम आपको काफी अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार करना चाहते हैं। चेंगली कहता है नहीं अब नहीं रुक सकते, मेरी बीवी और बच्चे दोनों को अपने घर की याद आ रही है, हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। सेंडिलो कहता है 1 मिनट अभी आपने क्या कहा, आपकी बीवी और बच्चे जिन्हें आपने शादी कर ली और आपके बच्चे भी हो चुके हैं। चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल हो चुका है। ये कहते हो सुइंग और लाइलिन की तरफ इशारा करता है, उसने सुइंग को अपनी वाइफ और लाइलिन को अपना बच्चा बताया। सेंडिलो बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे को पता नहीं था, इस वजह से मैंने 10 मेड्स को यहाँ पे बुलाया था जो कि आपके साथ में जाने वाली थी ताकि पूरे रास्ते आपको मन बहला सके। इस लाइन को सुनने के साथ में चेंगली काफी खुश जाता है, उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आती है जैसे वो बस हाई कहने वाला है। तभी सेंडिलो आगे बोलता है लेकिन अब जब आपकी शादी हो चुकी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा आप इनको अपने साथ में लेके जाएं, आपके लिए परेशानी कब ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए इनको यहीं छोड़ दीजिए। इसी के साथ में अगले सेकंड चेंगली का मुंह पूरी तरह उतर जाता है, उसका चेहरा पूरी तरह काला सा पड़ चुका है। इसके बाद में तुरंत ये सारी शिप से रवाना होती है। इन सभी चीजों को वापस शिप के अंदर डाल दिया गया है। चीजों से मेरा मतलब इन सारे बेडेड्स है जिन्होंने यहाँ पर आके कुछ भी काम नहीं किया, बस आके ऐसे घूम घाम के जा रहे हैं। सारा काम तो चेंगली ने अकेले किया है सेंडिलो की मदद से। ये यहाँ पर केवल एक शिप लेके आए थे लेकिन जाते वक्त इनका उसमें काफी सारा सामान है इसलिए 2 शिप्स भर चुकी है। चेंगली के साथ में आए हुए सारे बेडेड इस टाइम पर काफी ज्यादा खुश है। वुल्फ लेडी बोलती है योंगजो सिटी तुम काफी शानदार हो सकता है हम दोबारा से यहाँ पर कभी आए। गुफिबा बोलता है और यहाँ के क्लब्स भी काफी शानदार है, रेस्टोरेंट में तो जो खाना है वो तो और भी मस्त है। संजी बोलता है और स्पेशली यहाँ की लड़कियां वो तो और भी बेस्ट थी। वैसे चेंगली इतने टाइम के अंदर ही यहाँ पर कब ज्यादा फेमस हो चुका है, अपने खुद के नाम से फेमस नहीं हुआ लेकिन फिर भी कब से लोग उसको यहाँ पर सी ऑफ करने के लिए आए होते हैं, उसको प्रिंस ओपा समझ के उसके नाम के नारे वहाँ पर लग रहे होते हैं। लोग चिल्लाते हुए कहते हैं प्रिंस ओपा कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाइए, हमें पता ही नहीं था आप इतने ज्यादा शानदार है, आपके बारे में हम और भी जानना चाहते हैं। इस टाइम पर वो लोग भी यहाँ पर आए जिनके सामने चेंगली ने अपनी कविता की थी, वो भी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है हमने आपको एकदम नॉर्मल से इंसान समझा था, आप एक नॉर्मल से पोइट समझे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप तो एक शानदार प्रिंस है, आपके बारे में पता होना चाहिए था। इतनी सारी भीड़ जब इस तरह चिल्ला रही होती है तब लाइलिन चेंगली से बोलती है देख रहे हैं आप ये लोग किस तरीके से आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये सारे तो आपके फैन बन चुके हैं। चेंगली को भी अपनी तारीफ सुनने में काफी मजा आ रहा होता है लेकिन साथ में उसकी वजह पता होती है जब इन लोगों को कुछ टाइम बाद में अगर ये चीज पता चल गई कि असल में चेंगली कोई प्रिंस नहीं है बल्कि एक माउंटेन बैंडिट है, तो जो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं वही लोग अपने आप को कोसेंगे कि वो किसकी तारीफ कर रहे थे। सबसे ज्यादा तो उस बंदे सेंडिलो की हालत खराब होने वाली है, उसने एक प्रिंस समझकर माउंटेन बैंडिट की मदद की है। इसके बाद में चेंगली यहाँ जन से ठीक पहले जोर चिल्लाकर अपनी आखिरी बार कोई कविता रिपीट करता है। ये सारी कविता इनको सुनने में कब्जा पसंद आती है। चेंगली के नाम किनारे और ज्यादा तेज जाता है, फिर चेंगली वाइन वगैरह पीने लगता है, आखिरी में इनको अच्छी तरह सी ऑफ करता है। इसके बाद में चेंगली की नजर पड़ती है कुछ लड़कियों के ऊपर जो कि यहाँ पर चेंगली का नहीं बल्कि जीलोंग नाम चिल्ला रहे होते हैं। ये यहाँ पर उस स्पेशल फाइटर से मिलने आए जिन्होंने यूशेन को हराया था। इन्हें देखकर चेंगली जीलोंग से बोलता है जीलोंग तुम भी आगे आओ, देखो कितने लड़कियां जो कि तुम खिलाई है, एक बार इनको अच्छी तरह से बाय तो कह दो। इसी समय जीलोंग को वो सारा ट्रीटमेंट याद आता है जो कि इन लड़कियों ने उसके साथ में किया था, जबरदस्ती उसे किस कर दी थी। और ये सुनकर साथ में जीलोंग का मुझे से पूरा तक खराब हो जाता है। वह आगे बोलता है वैसे मैं किस लड़की को पहले से पसंद करता हूँ इसलिए किसी और लड़की की तरफ ऐसे अट्रैक्ट नहीं हो सकता। चेंगली कहता है क्या सच में ऐसा कुछ है, तुम किसको पसंद करते हो? जीलोंग कहता है नहीं वो बात थोड़ी ऐसी है ना, मैं इसके बारे में भी ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, अभी वो मेरा पर्सनल सीक्रेट है, लेकिन जब खुलेगा तब सबको पता चली जाएगा। ये सुनकर भी पहले तो चेंगली मानता नहीं है, वो उसके ऊपर जिद पड़ जाता है कि नहीं बताओ, लेकिन जीलोंग भी पूरा जिद्दी है, वो भी कुछ नहीं बताता। इस तरीके से बहस चलती रहती है और उनका सफर शुरू हो जाता है। अब ये सारे लोग जल्दी क्यून्यो माउंटेन पहुंच जाएंगे लेकिन
लेकिन इसके अंदर भी काफी लंबा टाइम लगने वाला है, कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे, वो भी तब जब विंड को सपोर्ट करे, वरना उससे भी लंबा टाइम लग सकता है। इसके बाद हम कुछ देर बाद में शाम का सीन देखते हैं। चैंगली और सेंगजी दोनों शिप के ऊपर है। सेंगजी उसके पास में आता है और कहता है हमें 10 दिन का टाइम लगने वाला है, क्योंकि शिप की स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, विंड थोड़ी सी उल्टी चल रही है। चैंगली कहता है ये तो ठीक है, अभी तक हम सेफ है, हम सेफली आगे बढ़ते जा रहे हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट है। इससे भी इंपॉर्टेंट ये है भले ही हमें कितना भी टाइम लग जाए, बस हम सेफली अपने पोर्ट तक पहुंच जाएं। अगर ये नहीं हो पाया तो काफी मुश्किल हो जाएगी। सेंगजी कहता है आपका मतलब क्या है? हमने वैसे भी काओ गैंग को कितनी अच्छी तरह संभाल लिया था, यहाँ पर हो सकता है कितने पायरेट्स हो, लेकिन वो हमारा सामना नहीं कर सकते। जब हम काओ गैंग को संभाल सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। चैंगली कहता है तुम चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं है समुद्र के अंदर और जमीन के ऊपर दोनों जगह पे कितना फर्क होता है। इसके बाद में हम कुछ और देर बाद देखते हैं, यहाँ पर मेन समुद्र के अंदर एक स्कल शिप है जिसके ऊपर कुछ पायरेट्स है। ये लोग यहाँ पर इधर की तरफ आ रहे 2 शिप्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक बोलता है 2 बड़ी बड़ी शिप है जो कि तेजी से इस तरफ आ रही है। जो लीडर बंदा होता है वो बोलता है क्या सच में 2 बड़ी शिप? वैसे तुम्हें इन शिप के बारे में क्या पता है, उनके ऊपर किस तरह का सामान है? पहला बंदा बोलता है मैंने तो सुना है उस शिप के ऊपर कुछ नोबल लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा डरपोक से होंगे, और इसके अलावा वो योंगजाओ सिटी से आ रहे हैं, यानी इसका मतलब उनके पास में काफी सारा कीमती सामान तो होना ही चाहिए। हम उनके ऊपर अटैक करके उन्हें पूरी तरह खत्म कर देंगे और उन्हें मारकर उनका सब कुछ उनसे लूट लेंगे। लीडर कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, बेकार की रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत उनके ऊपर अटैक करो, उनको मारो और सब खत्म करो। पहला बंदा बोलता है या फिर इसके अलावा मेरे पास में एक और आइडिया है, क्योंकि वो सारे नोबल लोग हैं तो हम उनका भी यूज कर सकते हैं। हम चाहो तो उनको भी किडनैप कर लेंगे, हमें उनको मारने की जरूरत नहीं है। अगर हम जैसे उनको तलवार दिखाएंगे तब इतना से काम हो जाएगा, तो बेकार मारने से अच्छा है उनको अपने पास में रख लें। लीडर बोलता है क्या सच में तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो? उनको पकड़कर बेकार कारस्तानी करनी पड़ेगी, वो काफी सारे लोग होंगे, उनकी भी हमको देखभाल करनी पड़ेगी। पहला बंदा बोलता है देखभाल करने की जरूरत है, बस हम उनको पकड़ लेंगे, कहीं जेल में बंद कर देंगे और फिर उसके बाद में गुलामों की तरफ बेच देंगे। और वैसे भी हमारी गिनती के हिसाब से उस शिप के ऊपर केवल 50 लोग होने चाहिए, इतने तो हम संभाल ही सकते हैं। लीडर कहता है संभालने में तुम कितने भी संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो काफी शानदार है, उस स्ट्रेटेजी के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। इसके बाद में हम चैंगली के शिप के साइड का सीन देखते हैं। यहाँ पर सेंगजी उसके पास में आता है और कहने लगता है हमारे पास में एक थोड़ी सी बुरी खबर है। पता चला है कि अभी कुछ दूरी पहले यहाँ पर एक और शिप गुजरी थी जिसको पायरेट्स ने लूट लिया है, और शिप पे से उन पे जितने भी लोग थे उन सभी को बाहर गिरा दिया। वो सारे लोग हमें मिल चुके हैं, वो मदद मांग रहे हैं, इसलिए हमने उन लोगों को शिप के ऊपर तो बैठा लिया है, लेकिन फिर भी वो हमसे ये कह रहे हैं हम उन्हें पोर्ट तक छोड़ के आए। क्या सच में हमें ऐसा कुछ करना चाहिए? हम उन्हें पोर्ट पे रखें या फिर हम भी उन्हें यहाँ से कुदा दे? चैंगली कहता है पहले मैं खुद से उनसे बात करना चाहता हूँ। फिर चैंगली ने देखने के लिए आता है, यहाँ पर 3 लड़के और एक लड़की है। लड़की काफी सुंदर है, वो बात करने की कोशिश करती है। चैंगली से कहती है प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी शिप को उन्होंने लूट लिया। चैंगली कहता है पहले ये बताओ तुम लोग के साथ में हुआ क्या है, तुम लोग हो कौन? वो बंदे बताते हैं हम केवल नौकर है, कुछ टाइम पहले हमारी शिप यहाँ से गुजरी थी, हमारी शिप के ऊपर पायरेट्स ने अटैक कर दिया, हमारे मास्टर और उनकी वाइफ को मार दिया। हम केवल 3-4 लोग ही है जो किस तरह से बच पाए, हम समुद्र के अंदर कूद गए थे, बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची है, लेकिन अब आप प्लीज हमें पोर्ट तक पहुंचा दीजिए, वरना यहाँ पर समुद्र में मारे जाएंगे, हम पर दया कीजिए। चैंगली कहता है तो फिर ठीक है, हम तुम्हें मदद के लिए तैयार है, यहाँ पर समुद्र के अंदर तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ में शिप पे रुक सकते हो। और चैंगली के इस तरह से हक देने के बाद में इस लड़की की ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है। यह बोलती है आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारी काफी मदद की। ये कहते हुए उसके हाथ दिखने लगते हैं, उसके हाथ में एक अंगूठी है। इस लड़की ने भी अभी तक ये नोटिस नहीं किया है। वो आगे बोलती है आप हमारी काफी मदद कर रहे हैं, इसके बदले आपसे वादा करती हूँ अपनी पूरी जिंदगी आपकी पूरी सेवा करूंगी, और मरने के बाद भी अगर मैं कोई दूसरी जीव बन जाती हूँ तब भी आपकी पूरी सेवा करूंगी। चैंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है, मरने के बाद जो तुम्हारे दूसरी लाइफ आएगी तुम उसके अंदर मेरी सेवा करना, तुम्हारी ये लाइफ तो आधी बीत चुकी है, अगर तुम अगली बार स्टार्टिंग से मेरी सेवा करोगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तुम्हारा इंसानी रूप मेरे ज्यादा काम नहीं आने वाला। लड़की बोलती है आपका मतलब क्या है? तभी चैंगली अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है और फिर इन बंदों के अटैक कर देता है। लड़की को छोड़कर उसने बाकी सबको मार दिया है। ये लड़की केवल देखती रहती है कि अचानक से ये क्या हुआ, उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। सेंजी इस टाइम पे चौंका हुआ होता है कि चैंगली ने इस तरह का अटैक क्यों किया। वो पूछने लगता है चीफ ये क्या कर रहे हैं, ये लोग हमारे पास मदद मांगने के लिए आए और असहाय हैं, क्या सच में इनके ऊपर इस तरह से अटैक करना ठीक था? चैंगली कहता है सब लोग पूरी तरह शांत हो जाओ और मेरी बातों पर फोकस करो। लड़की तुम मुझे जवाब दो, मेरे पास में 3-4 सवाल है, अगर तुमने ठीक से जवाब दिए तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। हो सकता है तुम्हें सच थोड़ी कम हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारे जॉब में कुछ भी गड़बड़ आई तो तुम्हारी हालत भी तुम्हारे बाकी साथियों जैसी होगी। मुझे ये बात तो पता है, तुम बिल्कुल भी बेचारी तो नहीं हो। मुझे आप जल्दी से बताओ तुम हो कौन और तुम्हारे शिप के ऊपर आई क्यों? तुम्हारे शिप पे हमारे साथ में होने का क्या मतलब है? लड़की बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा को पूरी कहानी बता तो दी, हमारे ऊपर पायरेट्स ने अटैक किया था। तभी चैंगली से गर्दन के ऊपर तलवार रखता है। फ्रैंकी बोलता है मेरे को ये नहीं, मेरे केवल सच जानना है, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ था, तुम हो कौन? तुम्हारा नाटक पूरी तरह खत्म हो चुका है, मेरे को तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है दिखाई दे चुकी है, और ये अंगूठी का पूरा अस्तित्व मेरे को पता है। ये अंगूठी मैंने गैंग ज़िंग के पास में देखी थी और ये बात मुझे इस तरह समझ में आ चुकी है, तुम जरूर से उसी के लिए काम करती हो, उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, ये एक सभी कुछ एक चाल है,
तुम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आई हो। ये लड़की अभी भी अपनी बातों पर अड़ी होती है। वो अभी भी चेंगली से कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है। और अब इसी के साथ में चेंगली गुस्सा कुछ बढ़ता जाता है। वैसे गर्दन की अपनी तलवार रखता है, फिर आगे बोलता है मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरे को सच बोलो, अगर तुमने झूठ बोला तुम्हें सजा मिलेगी। लगता है तुम बात नहीं मानोगी, तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। ये कहते वो उसे गर्दन के ऊपर एक धीरे से अटैक कर देता है। लड़की का खून बहने लगा है। ये अटैक इतना बड़ा नहीं है कि लड़की मर जाए, लेकिन फिर भी उसके दर्द तो हो ही रहा है। लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है। चेंगले के बोलता है इस दर्द को मैं और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, ये घाव और बड़ा हो गया तो तुम मर जाओगी। इससे पहले कि तुम मर जाओ सच सच बता दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। और अब इसी के साथ में लड़की फाइनली कवच डर जाती है। वो बोलने लगती है हाँ बिल्कुल तुम जो कह रहे हो वो सच है। गैंग जिंग हमारा बॉस है, हमारा खुद का पायरेट्स का एक ग्रुप है जो कि स्कल आइलैंड से बिलोंग करता है। चेंगली कहता है मैं जानता था तुम्हारा ये सब कुछ है। मुझे बताओ तुम्हारे ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो आगे की साइड पर इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारी पूरी प्लानिंग क्या थी। लड़की बोलती है हमारे ग्रुप के अंदर कुल 200 लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा था ताकि हम अंदर की साइड से तुम पर अटैक कर सके और पूरी हबजड़ी मच जाए, ताकि सही मौका देकर तुम सभी को खत्म किया जा सके। इस लड़की के कहने के साथ में एक कोई बड़ी चीज खुलासा होता है। पता चलता है इसके जो अंगूठी है वो असल में लियो फैमिली से बिलोंग करती है। लियो फैमिली जितने भी लोग होते हैं उन सभी के पास में ये होती है। लेकिन अब क्योंकि लियो फैमिली पूरी तरह खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो लियो फैमिली का मेन हेड था उसको पायरेट्स के साथ में हाथ मिलाते हुए लोगों ने देख लिया था और उसके ऊपर वही इल्जाम लगा था। तो इसी के साथ में थोड़ी कड़ियां मिल जाती है। लैलिन आगे बढ़ते बोलती है क्या तुम लियो फैमिली को जानती हो, क्या तुम मेरे फादर को जानती हो, लियो फैमिली के डाउनफॉल में क्या तुम्हारा भी हाथ है। लैलिन ने ये कहते हुए इन कड़ियों को कवच से जोड़ा होता है। ये लड़की तुरंत ही सब कुछ समझ जाती है और सच में इसका इसमें हाथ होता है। वो चिल्लाते बोलती है तो यानी कि तुम भी लियो फैमिली से बिलोंग करती हो। हाँ तुम तो वही हो ना, उस ऑफिसर की बेटी। अच्छा तो तुम हो वो जिसकी वजह से हमारा सारा राज खुला है। इस अंगूठी को तुमने पहचाना था। ये कहते जब भी चिल्ला रही होती है तब लैलिन बुरी तो घबरा जाती है। वो एक छोटी बच्ची है, इससे तो कोई उसको भी चिल्लाएगा तो उसका डर तो दिखना ही था। इसी के साथ में लड़की और भी चिल्लाना शुरू कर देती है। वो आगे बोलती है मुझसे कहा गया था कि लियो फैमिली के जितने भी लोग हैं उन सभी को खत्म कर देना चाहिए, स्पेशली ऑफिसर की फैमिली के सभी लोगों को। लेकिन उस टाइम पर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया क्योंकि तुम एक छोटी बच्ची थी और केवल एक नौकरानी की जिंदगी जी रही थी। तुम्हें तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सच में हमें तुम्हें मार देना चाहिए था। अगर हम तुम्हें मार देते तो बेकार की आज जो दिक्कत पैदा हुई वो दिक्कत पैदा नहीं होती। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे फादर को किसने मारा था? तुम्हारे फादर को भी हमारे लोगों ने मारा था। हमारा स्कल गैंग तुम्हारे फादर को खत्म किया था। और इसके अलावा तुम्हारी पूरी लियो फैमिली के डाउनफॉल का कारण भी हमारे पायरेट ग्रुप ही है। हमने तुम्हारी पूरी फैमिली को एकदम जड़ से खत्म कर दिया। जो कभी एक बहुत ताकतवर फैमिली हुआ करती थी वो एकदम से पूरी तरह सड़क पे आ गई हमारी वजह से। हमने ये सब कुछ किया। ये लड़की यहाँ पर और भी काफी कुछ बता रही होती है। इसी समय चेंगली इसी गर्दन के ऊपर जोश अटैक करके आपकी बात पूरी तरीके से इसी गर्दन काट देता है। ये लड़की फाइनली मारी जाती है। सेंगजी चेंगली के पास में आता है, उससे कहने लगता है आप तो कब स्मार्ट है, आपको उस अंगूठी के बारे में पहले से पता था कि ये लियो फैमिली से बिलोंग करती है। आपने काफी सुंदर तरीके से सारी बात बिठाकर इसका पता लगा लिया। आप तो बहुत शानदार है। लेकिन फिर भी शायद से इस लड़की को मारने की जरूरत नहीं थी। हम एटलीस्ट इस लड़की को जिंदा रख ही सकते थे। ये हमें काफी इन्फॉर्मेशन दे रही थी और इसके अलावा ये काफी सुंदर भी थी। चेंगली कहता है चुप हो जाओ, बेकार ये बकवास बंद करो। जिस लड़की को तुम सुंदर कह रहे हो ये एक बैंडिट है। सही मौका पाकर तुम पर अटैक करके मुझ पर अटैक करके हम सभी को खत्म कर देती। सेंगजी कहता है वैसे अब आगे करना क्या है? वहाँ सामने की तरफ तो वो समुद्री पायरेट्स है जो कि हम पर अटैक कर देंगे, तो सीधे सीधे आगे नहीं जा सकते, कुछ सोचना पड़ेगा। चेंगली कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे शिप के ऊपर भले 50 लोग हैं, लेकिन इन 50 लोगों में इतना सामान है जिसकी मदद से 5000 लोगों को जिंदगी मिल सकती है। वहां पर वो 5000 लोग हमें इंतजार कर रहे हैं। हमें किसी भी तरीके से एकदम सेफली इस सारे सामान के साथ में क्यूंडी माउंटेन पहुंचना ही है। 1% का भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। चेंगली की इसी सोच के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आखिरकार अब फिर सब शांत है, गमछाओं में मन अभी थोड़ा शांत है। तू वो खजाना जिस पे नजर किसी और की है, किसी और के पास में।